नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897462360455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। जमींदारी सिस्टम या फिर परमानेंट सेटलमेंट जो था, इसका अलग अलग कार्डों से अलग अलग जगहों पर विरोध किया गया। तो कई सारी अन्य व्यवस्थाएं भी लागू करने का प्रयास किया गया, जैसे मालगुजारी सिस्टम। मालगुजारी सिस्टम में विलेज हेडमैन जो है, इसको मालगुजार कहा जाता था और इसका काम होता था यहाँ पर कर वसूलना। जागीरदारी सिस्टम में यहाँ पर ज़मींदार के पास प्रोप्राइटरी या फिर हेरिडेटरी राइट नहीं होते थे, ठीक है, लेकिन उसको लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट होता था। तो ये भी लागू किया गया कहीं कहीं पर जागीरदारी सिस्टम, जिसमें ज़मींदार के पास हेरिडेटरी राइट यानी वंशानुगत अधिकार नहीं होते थे, लेकिन इसमें लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट उसके पास होता था। देन इसके बाद रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी सिस्टम में गवर्नमेंट ने ये व्यवस्था की थी कि रेंट जो है डायरेक्टली रैयत यानी कि जो भूमि की पर खेती करते हैं वो देंगे, कल्टीवेटर देंगे, काश्तकार देंगे, और किसी भी इंटरमीडियरी का कोई जो है नहीं होगा इन्वॉल्वमेंट। डायरेक्टली रैयत सरकार को कर अपना देंगे या फिर जो भी मालगुजारी होगी देंगे। वेस्टर्न और सदर्न इंडिया में ये लागू किया गया था। उसके बाद महालवाड़ी सिस्टम। महालवाड़ी सिस्टम में लैंड जो है स्मॉल ग्रुप को बिलोंग करती थी, स्मॉल मतलब फैमिलीज़ के ग्रुप को बिलोंग करती थी, जो कि पावरफुल होते थे उस क्षेत्र में, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी गवर्नमेंट को रेंट पे करना, ठीक है। और इन फैमिलीज़ का जो हेड होता था उसको लंबरदार बोलते थे। वो यहाँ पर रेंट कलेक्ट करके अलग अलग भूमि का जो भी बनता था वो लेकर के अंग्रेज़ों को देता था। महालवाड़ी सिस्टम आपका नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में लागू किया गया था। तो इसमें कई सारी फिर खामियां आ गई थी इस तरीके के सिस्टम में। मिडिल मैन बहुत सारे हो गए थे ज़मींदार के बीच, और जो खेत का किराएदार होता था रैयत, उसके बीच चार चार इंटरमीडियरी काम करने लगे थे, और उनकी बाकायदा हायरार्की होती थी, और वो पूरा जो मतलब रेंट होता था उसका कुछ हिस्सा खुद रखते थे और फिर जो है ज़मींदार तक पहुंचाते थे। तो जाहिर सी बात है रेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। सोशल अनरेस्ट हो गया था यहाँ पर काश्तकारों के बीच, यानी कि जो किसान भूमि पर खेती करते थे उनमें सोशल अनरेस्ट हो गया कि इतना ज़्यादा कर अगर वो लोग देंगे तो उनके पास फसल का कुछ भी नहीं बच रहा है। तो यहाँ पर सरकार को फिर इंटरवीन करना पड़ा। एक टेनेंसी एक्ट पास किया गया, बंगाल रेंट एक्ट 1859 का। बंगाल रेंट एक्ट 1859 जरूरी है, और पहली बार जो है ऑक्यूपेंसी टेनेंसी को डिफाइन करने का प्रयास किया गया। इसमें ऑक्यूपेंसी टेनेंट को ऐसे डिफाइन किया गया कि जो कंटिन्यूसली किसी भी कल्टिवेटिंग पोजीशन ऑफ लैंड पर 12 सालों से अगर खेती कर रहे थे तो उनके अधिकार होंगे, उनको कोई एकदम से बेदखल नहीं कर सकता। 1959 से 1938 के बीच कई सारे टेनेंसी एक्ट आए थे और एबॉलिश भी किए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि बंगाल लैंड रेवेन्यू कमीशन 1940 के अनुसार, जो फ्लाउड कमीशन के नाम से जानी जाती है, इसने रिकमेंड किया था कि जमींदारी सिस्टम जो है एग्रीकल्चरल एफिशिएंसी के लिए बहुत घातक है और इसको अबॉलिश कर देना चाहिए। और इसने ये कहा था कि स्टेट यानी कि ब्रिटिश सरकार जो है सारी की सारी भूमि अपने अंडर में कर ले और ज़मींदारों के अंडर में ना रहे कोई भी भूमि, ठीक है। कुछ स्टेट में बंगाल वगैरह में ये ब्रिटिश ने करने का प्रयास किया, लेकिन कई जगह पर फेल हुए थे। जब तक अंग्रेज़ों के शासन का अंत हुआ, इतने सारे यहाँ पर खामियां आ चुकी थी, इतने सारे इंटरमीडियरी आ चुके थे ज़मींदारी और जागीरदारी में, कि अग्रेरियन सिस्टम बिल्कुल बर्बाद होने की ओर था, ठीक है। तो जिन लोगों के पास भूमि थी उनके पास भूमि बढ़ती जा रही थी, और भूखमरी, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट और कर्जदारी ये सब बढ़ती जा रही थी। तो इस वजह से ये देखा गया कि जो मतलब किराएदारी की जो इनसिक्योरिटी थी और इससे एसोसिएटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसको तुरंत सॉल्व करना ज़रूरी है, बिल्कुल इमीडिएट एक्शन ज़रूरी है, ठीक है। इस वजह से सरकार ने फिर आपका ज़मींदारी अधिनियम लाया था, कई सारे स्टेट्स में लाया गया था, और लैंड रिफॉर्म को बिल्कुल त्वरित कार्रवाई के रूप में इंडिपेंडेंट से ही शुरू किया गया था। तो इस लैंड रिफॉर्म में जो पहली पॉलिसी जो है वो आती है कांग्रेस एग्रेरियन कमेटी जो बनी थी 1949, उनकी रिपोर्ट के अनुसार, जिसकी अध्यक्षता की थी JC कुमारप्पा ने। ये कमेटी जो है सभी तरह की सामंतवादी व्यवस्था और जितने भी मिडिल मैन थे उनको एलिमिनेट करने के पक्ष में थी, और ये कहा गया था कि ज़मींदार और जागीरदारों का बिल्कुल यहाँ पे ख़त्म कर देना चाहिए रोल, तभी यहाँ पर एग्रीकल्चर एफिशिएंसी बढ़ सकती है। कुमारप्पा कमेटी ने जो भी रिकमेंडेशंस दी उसमें सबसे पहले था कि सारे इंटरमीडियरीज यानी मिडिल मैन को, बिचौलियों को हटा दिया जाए, ठीक है।
और जो स्टेट हो और जो बिल्कुल काश्तकार हों, जो एकदम भूमि पर खेती करते हों, उनके बीच ये संबंध रहेंगे। सभी तरह के बीच के इंटरमीडिएट, चाहे ज़मींदार हों चाहे जागीरदार हों, सबको हटा दिया जाए। सबलेटिंग ऑफ लैंड टू बी प्रोहिबिटेड एक्सेप्ट इन केस ऑफ विडोज, माइनर्स एंड अदर डिसेबल्ड। कोई भी अपनी भूमि को, निजी भूमि को किराएदारी पर नहीं देगा, अदरवाइज जो विडो, माइनर या फिर डिसेबल्ड कैटेगरी में ना आता हो। जो 6 वर्षों से खेती कर रहे हो किसी भूमि पर, उनको जो है फुल ऑक्यूपेंसी राइट दिए जाएँ। रेस्ट्रिक्शंस एंड रिजम्पशन ऑफ लैंड बाय लैंड ओनर्स अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ सेल्फ कल्टीवेशन। सेल्फ कल्टीवेशन के नाम पर लगातार भूमि का संग्रहण जो लोग कर रहे थे, उन पर रोक लगाई जाए। सेफ गार्डिंग ऑफ पोजीशन ऑफ टेनेंट्स इन केस ऑफ रिजम्पशन ऑफ लैंड बाय लैंड ओनर्स। एकदम जो लैंड ओनर्स जो है अपने भूमि पर खतरा आते देखकर सरकार के इंटरवेंशन से लगातार किराएदारों को भगा रहे थे, इसको रोका जाए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है सपोर्ट करेंगे टेनेंट्स को, उनके इसके लिए मतलब कि अगर उनको एकदम से कोई ज़मींदार उनका भगा दे रहा है काश्तकार को, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उनका सपोर्ट करें। रीजनेबल रेंट एक फिक्स किया जाए। जो लोग लगातार काश्तकार बने हुए हैं वो कितना रेंट देंगे, मतलब कितना रेंट देंगे, कितना किराया देंगे भूमि का, वो तय कर लिया जाए बिल्कुल। तुरंत ही एक सेंट्रल लैंड कमीशन बनाने की सिफारिश की गई थी, जो कि एक इंडिपेंडेंट मशीनरी की तरह कार्य करे और लैंड रिफॉर्म का जो भी सिस्टम है उसको तेज़ी से इम्प्लीमेंट किया जा सके। सेकेंड 5 ईयर प्लान के प्रपोजल्स इस दिशा में इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। नवंबर 1969 में चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ने इसको कन्वीन किया था। इसमें कहा गया था कि सेंट्रल बॉडी को यहाँ पर देखने की ज़रूरत है कि लैंड रिफॉर्म की क्या प्रोग्रेस हो रही है, और स्टेट गवर्नमेंट्स को इसमें गाइड करना चाहिए। सितंबर 1970 में एक कॉन्फ्रेंस और हुई थी चीफ मिनिस्टर्स की लैंड रिफॉर्म पर दिल्ली में। उसमें कहा गया था कि लैंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स को एक सेंट्रल बॉडी से कनेक्ट करना चाहिए। तो सेंट्रल लैंड रिफॉर्म्स कमेटी जो कंस्टिट्यूट की गई थी, इसमें चेयरमैन थे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर। इसने कहा था कि लैंड सीलिंग, एग्जेम्पशन, कंपनसेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस लैंड और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म, इस पर विचार करेगी ये कमेटी। ठीक है। 5th 5 ईयर के प्लान के ड्राफ्ट में कहा गया था कि इंटरमीडिएटरी पट्टों को तो हटाया जा चुका है। ठीक है, मतलब मिडिल मैन को तो हटाने में ये जितने भी कानून आए वो कामयाब रहे, लेकिन टेनेंसी रिफॉर्म और सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग लेजिस्लेशन, इसको लागू करने में काफ़ी कमी देखी गई है। नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी। इसमें एम्फसाइज की गई थी कि ऑप्टिमम रिजल्ट अगर हमको एग्रेरियन रिस्ट्रक्चरिंग का चाहिए, तो हमको प्रोग्राम लैंड रिफॉर्म के, लैंड कंसोलिडेशन के यानी चकबंदी के, लैंड डेवलपमेंट के, इरीगेशन के, ड्रेनेज के, इन सब पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है और प्रॉपर सीक्वेंस में इनको एग्जीक्यूट करना होगा। 6th 5 ईयर प्लान ने ऑब्जर्व किया था कि लेस देन सेटिस्फैक्ट्री प्रोसेस देखी गई लैंड रिफॉर्म में और इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं किया गया है। उसके बाद 6th और 7th 5 ईयर प्लान ने बल दिया कि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म पॉलिसी को जो है हमको कवर करना चाहिए। उसके बाद 8th 5 ईयर प्लान में कहा गया कि लैंडलेसनेस जो है रूट कॉज है पॉवर्टी की। यही बात है कि मतलब लैंड रिफॉर्म सही से नहीं किया गया, इस वजह से काफ़ी लोग भूमि विहीन है आज भी। लैंड रिफॉर्म कंटिन्यू टू बी एन इंपॉर्टेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट फॉर पॉवर्टी एलिवेशन ड्यूरिंग 9th 5 ईयर प्लान। 10th 5 ईयर प्लान में कहा गया कि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन जो है लैंड सीलिंग लॉस का, वो जो है बहुत ज़्यादा अब इसको ओवर एम्फेसाइज नहीं कर सकते हैं। मतलब कि लैंड रिफॉर्म जो है आपके 2007 तक बिल्कुल स्लो पड़ गए थे, इसके बाद नहीं आगे हुए। लेजिस्लेटिव मेजर्स लिए गए थे बिचौलिया पट्टों को हटाने के लिए। उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत की गई थी। जमींदारी अबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट आया था 1950 में। ठीक है। उसके बाद लेजिस्लेशंस आए थे अदर स्टेट में। इसमें लैंड ओनरशिप का जो एक की एलिमेंट देखा गया था कि इसमें ज़मींदारों के सभी राइट्स को, जागीरदारी के सभी राइट्स को एकदम ख़त्म कर दिया था और उन पर बिल्कुल रोक लगा दी गई थी कि वो बिल्कुल अब भूमि का अधिक अधिग्रहण नहीं कर सकते। सबसे पहला ये फीचर था कि उनकी कोई बात नहीं मानी गई थी। और आपको लग रहा होगा कि अगर ज़मींदारों की इस तरीके से मतलब बात नहीं मानी गई तो क्या वो कोर्ट गए होंगे? बिल्कुल गए होंगे। ठीक है। लेकिन फिर 9th शेड्यूल इसी वजह से बनाया गया था। आर्टिकल 31A 31B इसीलिए क्रिएट किए गए थे कि ये जुडिशियल रिव्यू से बाहर रहेगा ये मामला पूरी तरीके से। जितने भी लैंड रिफॉर्म वाले एक्ट आएंगे इसको चैलेंज नहीं किया जा सकेगा कोर्ट में। ठीक है। बिचौलियों पट्टों को जब हटाया गया था तो कंपनसेशन लैंड ओनर्स को दिया गया था। बहुत बड़ी मात्रा में जो काश्तकार थे उनको इलीगल एग्जैक्शन से फ्री किया गया था। मतलब जो तो इलीगल रूप से इनको बंधन में रखा गया था कि तुम्हें पैसे देने होंगे।
तुम्हें जो है सर्विस देनी होगी जब तक हमारे अनुबंध में रहोगे, तो सारे अनुबंधों से फ्री किया गया था काश्तकारों को। लैंड रिकॉर्ड्स यहाँ पर क्रिएट करने का प्रयास किया गया था, सर्वे और सेटलमेंट किया गया था इन एरियाज़ में, होल्डिंग को डिमार्केट किया गया था बाकायदा, और इंडिविजुअल को एक यूनिट माना गया था कि कोई व्यक्ति, एक इंडिविजुअल जो है इतनी भूमि रख सकता है। पहले जो है ये फैमिली के पर आधारित होता था कि एक परिवार में इतनी भूमि होगी। सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग, सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग में अगर हम देखें तो जनवरी 1959 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंडियन नेशनल कांग्रेस की हुई थी। इसने कहा था कि हर हाल में 1959 तक सभी तरह के एग्रेरियन लेजिस्लेशंस जो कि लैंड होल्डिंग के अनलिमिटेड साइज को जो रेस्ट्रिक्ट करने वाले हैं, उनको तो 1959 तक हर हाल में सभी स्टेट लागू कर लें। महसूस किया गया था कि सोशल इनइक्वलिटी और एक्सप्लॉयटेशन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक एक लिमिट नहीं लगाई जाएगी कोई व्यक्ति कितनी भूमि अधिग्रहित कर सकता है। और जो सरप्लस लैंड थी सीलिंग के बाद जो भी रह गई थी लोगों के पास, उसको जो है सरकार उसका अधिग्रहण करेगी और भूमि विहीन लोगों में वितरित करेगी, जो कि जनरली मार्जिनल फार्मर और लैंडलेस लेबरर्स होने वाले थे। ये सीलिंग की पॉलिसी जो थी ये हाउएवर मतलब ये क्लियर नहीं थी कैसे क्या करना है। तो दो फेजेस में हम इसको बांट सकते हैं कि लैंड सीलिंग कैसे हुई। फेज 1 है प्री रिवाइज्ड सीलिंग लॉ। लैंड सीलिंग का पहला फेज जो है काफ़ी असफल माना जाता है क्योंकि पॉलिसी अनक्लियर थी। 1960 से 1972 तक सबसे पहले तो यही सवाल था कि लैंड सीलिंग में यूनिट क्या मानी जाएगी, कि कोई परिवार कितनी मात्रा में भूमि अधिग्रहित कर सकता है, कि कितनी एकड़ भूमि अधिग्रहित कर सकता है कोई परिवार, की कोई इंडिविजुअल, मतलब कि किस तरीके से सीलिंग की जाए कि कोई व्यक्ति कितनी भूमि का अधिग्रहण कर सकता है, कितने एरिया में, कितने उसका माप होगा, या फिर किसी फैमिली पर लिमिट लगाई जाए कि इतनी बड़ी फैमिली है तो इतनी भूमि रख सकती है। ठीक है। एक दूसरा इंपॉर्टेंट इशू था कि लोग जो है एक दूसरे को भूमि ट्रांसफ़र करने लगे थे, अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बहनों को, कि किसी के पास जो है लैंड सीलिंग से ज़्यादा था तो जल्दी से ट्रांसफ़र कर देता था दूसरे को, जिससे उसके पास भूमि बनी रहे, सरकार उसका अधिग्रहण ना कर ले। ठीक है। तो इस तरीके से लेजिस्लेशन का जो वेरी पर्पस है वो डिफीट होता दिख रहा था। एक इशू ये भी था कि अगर सरकार लैंड ट्रांसफ़र पर रोक लगाती तो किस डेट से रोक लगाए, क्योंकि लगातार ट्रांसफ़र हो रहे थे। कुछ देश के राज्यों में इस तरीके से लिमिट लगाई गई थी कि एक परिवार कितनी लैंड होल्ड करेगा, और कुछ राज्यों में इस तरीके से कि कोई पर्सन कितनी लैंड होल्ड करेगा। तो ये भी थोड़ा सा मतलब ये था कि इसमें डिस्पैरिटी और डिस्क्रिपेंसी थी। कुछ राज्यों में यूनिट मान रहे थे एक इंडिविजुअल को, कुछ जगह मान रहे थे एक फैमिली को। 4th 5-year प्लान के टाइम तक ये रियलाइज़ किया गया कि इन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन की वजह से केवल बहुत कम मात्रा में ये भूमि जो है सरप्लस डिक्लेयर की जा चुकी है, बाकी सब लोगों ने उसको मैनेज कर लिया। ठीक है। तो इस तरीके से इतना ज़्यादा डिले होने के बाद बहुत कम भूमि ही सरप्लस लैंड डिक्लेयर हो पाई। और कई सारी खामियां और भी थी कि जैसे पोजीशन लेने में डिले हो रहा था लैंड का। ठीक है। कई लोग जो है अपनी ख़राब वाली भूमि सरेंडर कर रहे थे। कई लोगों ने कंपनसेशन क्लेम किया था अपनी भूमि को सरकार को देने के लिए। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि वो पोजीशन तभी करेंगे लैंड का जब फंड अवेलेबल होंगे उनको कंपनसेशन देने के लिए। वेस्ट बंगाल, गुजरात ने जो है ज़्यादा इसमें प्रोग्रेस नहीं किया क्योंकि कई बार लिटिगेशन हो रहे थे, मतलब सरकार के खिलाफ लोग मुकदमे कर रहे थे कि उनकी भूमि छीनी जा रही है। भूमि छीनो आंदोलन की तरीके इसको पोर्ट्रे किया गया था कुछ जगह। नवंबर 1969 में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें कहा गया था कि हमको जल्दी से जल्दी सरप्लस लैंड को लैंडलेस एग्रीकल्चरल वर्कर्स को देने की ज़रूरत है। सेकेंड फेज में भी बहुत कम ही लैंड को बेनामी घोषित करके अधिग्रहित किया जा सका था क्योंकि कई बार इम्प्लीमेंटेशन इनफेक्टिव था। जो सरकारी अधिकारी जांच करने आते थे लोग उनको पैसे दे के भगा देते थे। ठीक है। और लैंड सीलिंग लेजिस्लेशंस को कई बार चैलेंज भी किया गया था कोर्ट ऑफ लॉ में। तो ये सब समस्याएं हो रही थी। फिर 1972 में कुछ पॉलिसी एकदम क्लियर कट बताई गई कि किस तरीके से जो है लैंड का अधिग्रहण होगा सीलिंग के तहत। इरीगेटेड लैंड में जो बेसिक सीलिंग थी उसको रखा गया था 10 से 18 हेक्टेयर के बीच। ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकती थी। ठीक है। और ये लिमिट थी एक फैमिली के लिए, इंडिविजुअल के लिए नहीं। फैमिली जो 5 लोगों की है उस फैमिली के लिए 10 से 18 हेक्टेयर तक की लिमिट होगी, जिसमें हस्बैंड, वाइफ, माइनर चिल्ड्रन शामिल होंगे। और दूसरी तरफ इसमें लैंड, वाटर प्रोडक्टिविटी, सॉइल, क्रॉप्स एटसेट्रा पर भी विचार करके अपर लिमिट जो है उसको 54 हेक्टेयर तक रखा था। मतलब कि जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ख़राब भूमि है वो 54 हेक्टेयर लिमिट होगी, जो अच्छी भूमि है उसकी 10 से 18 हेक्टेयर एक लिमिट होगी सीलिंग की। ठीक है। एक फैमिली के लिए। पहले मॉडर्न मैकेनाइज्ड फार्म्स के लिए ये लिमिट जो है अबॉलिश कर दी गई थी, लेकिन अब उसको हटा लिया गया, सारे एग्जम्पशन बंद कर दिए गए। एग्जम्पशन फॉर प्लांटेशन यानी कि टी, कॉफ़ी, रबर के जो बागान है उसको कंसीडर किया गया स्टेट्स में, और कहा गया कि मतलब चीफ मिनिस्टर वहाँ के फार्मूला निकालें
जो है कुल मिलाकर के कि इन लोगों को राहत देनी है कि नहीं देनी है। जहाँ पर प्लांटेशन क्रॉप्स के बागान हैं उनको सीलिंग लिमिट से राहत देनी है कि नहीं देनी है। इसके बाद 1972 में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें नेशनल गाइडलाइंस को अप्रूव किया गया। स्टेट्स ने अपने अपने लेजिस्लेशंस लाए, उनको अमेंड किया और एग्जिस्टिंग एक्ट को अपने हिसाब से उसको कंटिन्यू किया अपने स्टेट में। फिर सभी सीलिंग लॉस को 9th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इंसर्ट किया गया, जिससे कि बार बार मुकदमेबाजी लोग ना कर सके, इस लॉ को चैलेंज ना कर सके कोर्ट में, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज ना करे। इस वजह से 9th शेड्यूल में इसको डाला गया, जो जुडिशियल रिव्यू से इन सभी लॉस को जो है इम्यून करता है। तो जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसे मामले थे जिनको एग्जाम्पशन देना जरूरी था, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर कैटेगरीज को लैंड सीलिंग से एग्जाम्पशन दिया गया था, जैसे कि लैंड हेल्ड बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एनी इंस्टीट्यूशन, एग्रीकल्चरल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फॉर कंडक्टिंग रिसर्च एंड इम्पार्टिंग एजुकेशन। अगर सरकारी इंस्टीट्यूट है स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, और उसमें खेत का अधिग्रहण किया हुआ है एग्रीकल्चरल कॉलेज के रूप में डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए, रिसर्च के लिए, तो उसको लैंड सीलिंग से मुक्त रखा जाएगा। लैंड हेल्ड बाय इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल अंडरटेकिंग्स वेयर सच लैंड आर नेसेसरी, मतलब कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के पास है जहाँ पर उसको अधिग्रहित करना जरूरी है, तो उसको एग्जेम्प्ट किया गया। प्लांटेशन ऑफ कॉफ़ी, कोकोआ, टी इंक्लूडिंग मतलब लैंड फॉर एनी पर्पस एंसिलरी दिथर्टो। कुल मिलाकर ये हुआ कि कॉफ़ी, कोकोआ और टी के जहाँ पर बागान थे वो यहाँ पर लागू नहीं होती थी लैंड सीलिंग की लिमिट। लैंड हेल्ड बाय रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस फॉर पब्लिक नेचर, पब्लिक नेचर के लिए बड़े बड़े बागानों के लिए, मैदानों के लिए ये लिमिट हटा दी गई। लैंड ओन्ड बाय शुगर केन फैक्ट्री सोनली फॉर रिसर्च एंड सीड फार्मिंग रिसर्च के लिए जो शुगर केन फैक्ट्रीज के पास जो ये बड़े बड़े क्षेत्र थे उनको इस सीलिंग से मुक्त रखा गया। कार्डमम, पेपर और रबर को यहाँ पर मुक्त रखा गया। कर्नाटक, केरल में जो ये बागान थे उनको लैंड सीलिंग की लिमिट से मुक्त रखा गया। 8th 5-year प्लान में देखा गया था कि करीब इतनी भूमि जो है इसको बेनामी घोषित किया गया और ये सरप्लस लैंड थी और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया इतने बेनिफिशरीज को। 9th 5-year प्लान में भी जो है वर्चुअली ऐसे ही पोजीशन रही और कहा कि अब प्रोग्रेस करने की ज़रूरत नहीं है और अब इसको रोक दिया जाए। अब यहाँ पर हमने अधिग्रहण की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं कंसोलिडेशन की। जो बहुत बिखरी हुई भूमि थी उसकी कंसोलिडेशन की भी ज़रूरत महसूस की गई, जिसको चकबंदी बोलते हैं। तो कई बार ऐसा होता है, मतलब भारत में जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा थी, कई बार जब बच्चे ज़्यादा होते जाते हैं, जनरेशन टू जनरेशन बढ़ती जाती है, तो लैंड जो बहुत बड़ी भूमि होती थी उसके कई सारे टुकड़े हो जाते हैं और वो सक्सेसर्स आपस में बांट लेते हैं, ठीक है। लेकिन इससे ओवरऑल एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को नुकसान होता है, ऐसा माना जाता है। तो इस वजह से सोचा गया था कि कंसोलिडेशन हो जाएगा फ्रैगमेंटेड होल्डिंग्स का, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इम्प्रूव किया जा सकेगा और कुल मिलाकर कॉमन सर्विस जो है स्मॉल होल्डर्स को मिल सकेगी। कंसोलिडेशन का प्रयास बहुत छिटपुट अलग अलग एक्सपेरिमेंट से अलग अलग हिस्सों में भारत में किया गया, ठीक है। शुरुआत में इसे जो है एक कोऑपरेटिव मूवमेंट की तरह, सहकारिता आंदोलन की तरह चलाया गया था। फिर बाद में कंसोलिडेशन की नीड को महसूस किया गया। अगर हम बैकग्राउंड की बात कर लें तो कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स की जो मतलब अवधारणा है 1917 से ही ये अस्तित्व में थी। ऑल इंडिया बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चर ने कहा कि लोकल गवर्नमेंट को यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है और रिमीडियल स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, ठीक है, और इसको लैंड कंसोलिडेशंस करने की ज़रूरत है। 1928 में जो कंसोलिडेशन का केस है वो फाइनली इस्टेब्लिश किया गया था रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर के रिकमेंडेशन पर। लैंड होल्डिंग कंसोलिडेशन का भी जो मामला है, जो ये कानून आए थे वो भी करीब 2 फेजेस में आए थे। सबसे पहला फेज शुरू होता है जब बड़ौदा एक्ट आया था 1920 का, ठीक है। इसने कोई कंपल्शंस नहीं लगाए थे, मतलब कि किसी को होल्डिंग करनी हो तो करे, मतलब कंसोलिडेशन अपनी लैंड होल्डिंग का करना हो तो करे, कोई इसमें कंपल्शन नहीं किया गया था, कोई बाध्यता नहीं थी। इम्प्लीमेंटेशन एप्लीकेशन जो था वो वॉलंटरी बेसिस पर था। फिर सेंट्रल प्रोविंसेस कंसोलिडेशन होल्डिंग एक्ट आता है 1928 में, जो उत्तर प्रदेश पहले सेंट्रल प्रोविंस था वहाँ पर ये आता है और इसमें थोड़ा बहुत यहाँ पर कंपल्शन यानी कि बाध्यता इंट्रोड्यूस की गई कि लैंड होल्डिंग अगर इतनी है तो आपके पास इतनी होल्डिंग है तो उसका कंसोलिडेशन आपको करना पड़ेगा। सेकंड फेज शुरू होता है जब बॉम्बे में प्रिवेंशन ऑफ फ्रेगमेंटेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट आता है बॉम्बे प्रांत में 1947 में, वहाँ से ये चीज़ें शुरू होती हैं और कंपल्शन को स्टेट द्वारा एक्सरसाइज किया गया था कि फोर्सफुली जो है लैंड कंसोलिडेशन करवाया जाए। 10th 5-year प्लान में कहा गया था कि जितनी भी कोशिश की गई हैं अभी लैंड कंसोलिडेशन के लिए वो काफ़ी धीमी रही हैं। मोस्ट स्टेट्स हैव स्टॉप्ड कंसोलिडेशन प्रोसीडिंग्स, अब तो खैर सभी राज्यों ने लगभग ये कंसोलिडेशन को रोक दिया है। 31 मार्च 2003 तक कंसोलिडेट किया गया एरिया करीब इतना था और टोटल एरिया करीब इतना था।
कुछ फैक्टर्स ये जिन्होंने कंसोलिडेशन की प्रोसेस को इनहिबिट किया कि फेयर ऑफ डिस्प्लेसमेंट अमंग टीनेंट्स एंड शेयर क्रॉपर्स, मतलब सरकार के किसी भी इंटरवेंशन को वो मानते थे कि सरकार उन्हें उनकी भूमि छीन लेना चाहती है, कि ये जो फियर था लोगों में। एडवांटेज ऑफ हैविंग लैंड इन फ्रेगमेंटेड पार्सल्स इन द इवेंट ऑफ फ्लड एंड अदर नेचुरल कैलमिटीज एज द रिस्क गॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, ये मानते थे कि अगर एक बड़ी भूमि के मालिक रहेंगे तो अगर फ्लड आएगी या फिर कोई भी नेचुरल कैलमिटी आएगी तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अगर छोटे छोटे टुकड़ों के मालिक रहेंगे अलग अलग लोग तो किसी का कम नुकसान होगा, किसी का ज़्यादा। एप्रीहेंशंस दैट अ बिगर फार्मर वुड गेट अ बेटर डील इन टर्म्स ऑफ बिंग द मेजर बेनिफिशियरी ऑफ द बेटर क्वालिटी लैंड, कुछ लोगों को ये लालच था कि अगर वो बहुत बड़े मतलब लैंड का हिस्सा अगर होल्ड करेंगे तो उनको आगे चल करके ज़्यादा लाभ मिलेगा, ये भी एक बात थी। लैंड रिफॉर्म का एक और इम्पॉर्टेंट हिस्सा है कंपाइलेशन एंड अपडेटिंग ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। तो लैंड रिकॉर्ड्स अपडेशन का सबसे पहला प्रयास माना जा सकता है 1987-88 में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आई थी, स्ट्रेंथनिंग ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड अपडेटिंग ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, ठीक है, इंट्रोड्यूस की गई थी ओडिशा और बिहार में। ये स्कीम थी, एक्सटेंड कर दी गई थी फिर एक साल बाद सभी भारत के राज्यों में। इसमें फंड दिया जाता है सर्वे और रिसेटलमेंट ऑपरेशंस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट्स को, जिससे वो रेवेन्यू और सेटलमेंट स्टाफ को रिक्रूट करें, फैसिलिटीज़ और मॉडर्नाइजेशन हो सके सर्वे का, और वो लैंड रिकॉर्ड्स कुल मिलाकर अपने स्टेट में क्रिएट करें, ठीक है। भारत में जो अलग अलग विलेजेस में अलग अलग हिस्सों में जो रिकॉर्ड ऑफ राइट होता है उसमें यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं फॉलो किया जाता है। एवरी स्टेट जहाँ पर रिकॉर्ड ऑफ राइट, चाहे वो मतलब जैसे खतौनी होती है रिकॉर्ड ऑफ राइट, तो उसमें जमाबंदी होती है जैसे, तो उसमें ये होता है कि उसमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए सभी प्लॉट के बारे में, सर्वे नंबर होना चाहिए, उसका एरिया होना चाहिए और मालिक का नाम होना चाहिए, भूमि किस प्रकार की, ये सब लिखा होना चाहिए, और कितना उसमें रेवेन्यू पेबल होता है ये भी लिखा होना चाहिए। कई जगह ये इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल होती है कि इस समय जो पट्टेदार कौन है, मतलब ये पोजीशन किसके पास है, किराएदार कौन है, ठीक है, इसकी भी जो है इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है। एग्रेरियन मूवमेंट्स में हमने देखा था कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स की वजह से जो है कई सारे प्रोग्राम इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए थे, जैसे कि ऑपरेशन बरगा। फिर बाद में जो 10th 5-year प्लान आया था उसने कहा था कि कॉम्प्रिहेंसिव लैंड राइट डेटाबेस जो है ये इसका ना होना बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसकी वजह से कई लोग अपनी भूमि छिपा कर रखते हैं सरकार से। 10th 5-year प्लान ने कहा कि हर हाल में जो है हमको लैंड रिकॉर्ड्स क्रिएट करने होंगे और यहाँ पर रूरल एरियाज़ में जो मुकदमेबाजी होती है उसको रोकने में इससे हेल्प मिलेगी। द रिपोर्ट ऑन कमिटी ऑफ रिवाइटलाइजेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, इसने जो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का ध्यान खींचा था 1995 में, और इसको पहला अटेम्प्ट माना जा सकता है जिसमें यूनिफॉर्मिटी की ओर प्रयास किया गया था कि लैंड रिकॉर्ड किस तरीके से अलग अलग स्टेट में अपडेट किए जाएं, ठीक है। ये जो कमेटी आई थी रिवाइटलाइजेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की, इसने रिकमेंड किया कि लैंड एडमिनिस्ट्रेशन को पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को दे दिया जाए और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लैंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट नाम दिया जाए। ऑफिसेज जो है सब रजिस्ट्रार के और तहसीलदार के, इसको मर्ज कर दिया जाए जिससे लैंड रिकॉर्ड्स का बेटर मेंटेनेंस हो सके। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है इसने विजन डॉक्यूमेंट अपना लाया था कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स पर 1999 में, जिससे लैंड एडमिनिस्ट्रेशन में एक यूनिफॉर्मिटी आ सके, और कंप्यूटराइजेशन से ही हम लोग कह सकते हैं यूनिफॉर्मिटी अल्टीमेटली अचीव कर जा सकी है फाइनली, ठीक है। आप कंप्यूटर से अपने लैंड रिकॉर्ड निकाल सकते हैं विलेजेस में, आज कल ऐसा हो रहा है, वो इसी वजह से क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने 1999 से इसका प्रयास करना चालू कर दिया था। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज, अब एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का जो इंपॉर्टेंट गोल होता है वो होता है ग्रोथ विद इक्विटी, सर्विंग द एजुकेशनल, टेक्नोलॉजिकल एंड सर्विस नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्मॉलर फार्मर्स एज मच एज दोस ऑफ बिगर फार्मर्स। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन का मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसा होता है कि केवल जो रिच पीपल हैं उन्हीं को लाभ ना मिले, इक्विटेबल लाभ सब में बटे, चाहे वो छोटा किसान हो चाहे बड़ा किसान हो। ये होता है एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, मतलब विस्तार देना, जो भी लाभ होगा उसका विस्तार देना, जो भी सेवाएं होगी उसका विस्तार देना, और बड़े किसानों को जो लाभ मिल रहा है उसको सभी तरह के किसानों तक पहुंचाना। इसमें क्या क्या शामिल होता है? इसमें शामिल होता है टू एजुकेट फार्मर्स अबाउट फार्मिंग इनोवेशंस एंड प्रिपेयर देम फॉर चेंज एंड डेवलपमेंट, to provide improved technology, information and skill to farmers for increasing agricultural and livestock production and productivity, to give feedback from the field to the research station on the application of technology generated by them, to conduct a demonstration in farmers field on the potential of the improved farm technology, to assist farmers to get access to services and supplies, credit and marketing, to help them develop resources like land and water,
We thus see a wide range of functions need to be performed in order to the objectives of agriculture extension services. आज़ादी के बाद भारत में एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन का सबसे पहला प्रयास माना जाता है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को ही। और उसके बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन हालांकि आया था तो उसमें कोई ऐसा प्रयास नहीं किया गया एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन का। इसका लाभ केवल बड़े किसानों को मिला था, ये आप जानते हैं। TNV सिस्टम्स ऑफ एक्सटेंशन को हम देख लेते हैं। ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम TNV सिस्टम के नाम से जाना जाता है और इसको रिफॉर्म्ड एक्सटेंशन के नाम से जानते हैं और इंटेंसिव एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन के नाम से जब जानते हैं। ये ऑपरेट किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा किया गया था। अलग अलग स्टेट्स में जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर होते हैं। TNV इंट्रोड्यूस किया गया था वर्ल्ड बैंक की हेल्प से 1974 में जुलाई में। और ये 3 जो मतलब ये कमांड एरिया प्रोग्राम प्रोजेक्ट चल रहे थे राजस्थान मध्य प्रदेश में, उनका एक कंपोनेंट था। मिड 1975 में ये 6 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल में भी इसको इम्प्लीमेंट किया गया था और फिर धीरे धीरे भारत के सभी हिस्सों में जो है ये जाने लगा था। डैनियल बेनोर ने इसको डेवलप किया था कि ये इजरायली एक्सटेंशन एक्सपर्ट थे और इन्होंने पहले इसको सहियान इरिगेशन प्रोजेक्ट जो टर्की में था वहाँ टेस्ट किया था। बेसिक फीचर जो है TNV सिस्टम का, इसमें एक सिस्टमेटिक प्रोग्राम होता है, इन सर्विस ट्रेनिंग होती है। इसमें जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो प्लांट विजिट करते हैं फार्मर्स के फील्ड में, उनको ट्रेनिंग दी जाती है एक 15 दिन तक के लिए स्पेसिफिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए और उनको उन्हीं के खेत में वो ऑपरेशन करके दिखाया जाता है आगे आने वाले सप्ताह में। ठीक है, तो ट्रेनिंग और विजिट सिस्टम है कि मतलब आकर के उनको प्रशिक्षण देना और फिर अगली विजिट में आकर के देखना कि वो कितना सीख पाए। ठीक है, तो ये एक अच्छा एक मेथड था, वो काफ़ी अच्छे से ये चल पाया था। प्रेजेंट एक्सटेंशन सर्विसेज आप देखेंगे कि इसमें अब तो काफ़ी वास्ट हो गया। इवन छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमारे पास अलग अलग संस्थान है। गन्ने के लिए अलग है, शुगर के लिए अलग है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए अलग है, तिलहन के लिए अलग है, दलहन के लिए अलग है। तो हमारा एक्सटेंशन सर्विसेज अब ऐसा है कि बहुत ज़्यादा वास्ट हो चुका है। अब इसमें हमको लर्न क्या करना है कि क्या ये पैराग्राफ आपको लर्न करना है? नहीं, अब आपको प्रेजेंट एक्सटेंशन सर्विसेज में लर्न करना पड़ेगा जो हमने आपको मिसलेनियस में लिख के दिया है, जो कई सारे आपको इंस्टीट्यूट्स वगैरह लिख के दिए हैं जो एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड हैं, वो कहाँ पे हैं, उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। और उत्तर प्रदेश के इंस्टीट्यूट जैसे शाक भाजी संस्थान हो गया, दलहन अनुसंधान संस्थान हो गया कानपुर का, और गन्ना अनुसंधान संस्थान, शुगर केन अनुसंधान संस्थान, ये सब आपको उसके हेडक्वार्टर कहाँ है लर्न करना होगा आपको। रूरल डेवलपमेंट में जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल रिकन्स्ट्रक्शन इसको कंस्टिट्यूट किया गया था 1979 में और ये 1982 तक ऐसे ही चली थी। ठीक है, और इसको रिनेम किया गया था फिर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तौर पर 1982 में। 1985 जनवरी में ये डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर आ गया था और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो जल्दी सितंबर 1985 में मिनिस्ट्री को रिनेम किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के तौर पर और इसका एक सेपरेट डिपार्टमेंट था डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसको फिर रिनेम किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एरियाज एंड एम्प्लॉयमेंट के नाम से मार्च 1995 में और अप्रैल 1999 में फिर से इसको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट कहा जाने लगा। ठीक, तो इस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के नाम वगैरह बदले हैं, एक बार इनको जरूर देखिएगा। जो स्ट्रक्चर हम आपको बता रहे हैं ग्राम विकास मंत्रालय का, इसको हम 2002-2003 वर्ष के हिसाब से देखेंगे कि कैसे ऑपरेट होता है। ये सेपरेट मिनिस्ट्री है, इसके 2 डिपार्टमेंट होते हैं, 2002-2003 तक थे, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। मिनिस्ट्री का डिवीज़न फिर इस तरीके से होता है। डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट में क्या क्या काम होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पंचायती राज डिवीज़न, पॉवर्टी एलिवेशन डिवीज़न, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना डिवीज़न, अब तो खैर संचालित नहीं है, रूरल कनेक्टिविटी डिवीज़न, लैंड रिसोर्सेज डिवीज़न, मॉनिटरिंग डिवीज़न और फाइनेंस डिवीज़न। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई क्या देखता है? डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई डिवीज़न और रूरल सैनिटाइजेशन। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट पॉलिसी मेकिंग, प्लानिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन और रिलीज ऑफ सेंट्रल शेयर ऑफ फंड्स और मॉनिटरिंग ऑफ प्रोग्राम्स के लिए आपका जिम्मेदार है। और 4 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं इसके प्रोग्राम्स को: सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम और बेसिक नीड प्रोग्राम। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो ऑटोनोमस बॉडी की तरीके काम करता है, और काउंसिल ऑफ फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, ये कपार्ट जो है ये एक इम्पॉर्टेंट इसका है अंग, ये रजिस्टर्ड सोसाइटी है। नेशनल फंड फॉर रूरल डेवलपमेंट जो है ये सेटअप किया गया था 1984 में, जिससे डोनेशंस को अट्रैक्ट किया जा सके रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। इसमें जो भी डोनर्स जो है डोनेट करेंगे उनको टैक्स कंसेशन का जो है ऑफर दिया जाता था।
हालांकि ध्यान रहे कि रूरल डेवलपमेंट के जितने प्रोग्राम है, ऐसा नहीं सोचना है कि केवल मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ही इसके लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है। मान लीजिए कि ग्रामीण महिलाओं की साक्षरता का अगर प्रोग्राम चलता है तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट तो इन्वॉल्व रहेगा ही, लेकिन फिर डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट भी साथ आएगा इसके इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो यही यहाँ पर आगे बताया गया है। आगे हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप एट स्टेट लेवल। स्टेट लेवल में क्या रहता है? स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होती है अपने यहाँ पर रूरल डेवलपमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। सभी स्टेट के पास अपना एक सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट होता है और सेक्रेटरी उसको हेड करते हैं। उसके ऊपर जो है डेवलपमेंट कमिश्नर होते हैं एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के। कुछ स्टेट में चीफ सेक्रेटरी हिमसेल्फ जो है डेवलपमेंट कमिश्नर और सेक्रेटरी दोनों होते हैं। 1960 तक स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन और रिव्यू कमेटी बनती रहती थी स्टेट में, जिससे कि विभिन्न डिपार्टमेंट्स के बीच जो है कोऑर्डिनेशन बना रह सके। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ब्लॉक और विलेज लेवल पर कैसे होता था? अब तो खैर पंचायती राज सिस्टम आ गए हैं तो काफ़ी यहाँ पर सोफिस्टिकेटेड है, वेल इम्प्लीमेंटेड है। लेकिन जब तक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलता था तो डेवलपमेंट ब्लॉक क्रिएट किया गया था बेसिक यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट के लिए, जहाँ पर एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ जैसे एजुकेशन, हेल्थ, सोशल वेलफेयर, इन सभी का इन्फेसिस जो है इसी ब्लॉक लेवल पर किया जाता था जब तक आपकी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था नहीं आई। और ब्लॉक लेवल ऑफिसर होता था ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या बीडीओ। वो उसके 8 करीब सहयोगी एक्सटेंशन पर्सनल्स होते थे जो कि अलग अलग जो है फील्ड से एसोसिएटेड होते थे। इरीगेशन से है कोई, कोई सोशल वेलफेयर से, कोई कॉपरेशन से, कोई हस्बेंड्री से, वो उसको असिस्ट करते थे। विलेज लेवल वर्कर्स जो है इसको ग्राम सेवक सेविकाएँ कहा जाता था, ये ऑक्सिलरी स्टाफ होता था। और बीच बीच में कुछ ब्लॉक एडवाइजरी कमेटी बनाई जाती थी प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए गाँवों में। तो बाद में देखा गया कि कमिटीज़ जो बनी थी ये अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही थी क्योंकि इनके ऊपर कोई डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी डेवलपमेंट वर्क की। और बाद में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ही जब फेल हो जाता है तो ये फिर स्कीम भी फेल हो जाती है। बलवंत राय मेहता स्टडी टीम अपॉइंट की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। उन्होंने ये कहा था कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोजेक्ट और नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज जो आई थी उसको स्टडी करेंगे। राष्ट्रीय विस्तार सेवा जो आई थी 1953 में और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 1952 में आया था उसको स्टडी करने के लिए बलवंत राय मेहता स्टडी ग्रुप को अपॉइंट किया गया 1957 में। और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कैसे हो सकता है ये सब इसकी समीक्षा करने के लिए बलवंत राय मेहता ग्रुप बनाया गया। बलवंत राय मेहता कमेटी ने सजेस्ट किया कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की ज़रूरत है। बेसिक यूनिट जो है ब्लॉक उसको 3 टियर में जो है हमको लिंक करना चाहिए, ठीक है, ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और विलेज लेवल पर। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में रिकमेंड किया था बलवंत राय मेहता ने। उन्होंने कहा कि जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है वो ब्लॉक लेवल पर 15 दिन में हर मीटिंग में बीडीओ को देखना चाहिए कि कैसे वो इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। और इसमें जनरल बॉडी मीटिंग जो है पंचायत समिति की उसको भी कामों को रिव्यू करना चाहिए। पंचायत समिति एक होनी चाहिए जिसको प्रधान हेड करेंगे और बीडीओ उसके मेंबर सेक्रेटरी होंगे। सभी मेंबर इसमें पंचायत समिति के शामिल हों, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट भी शामिल हों, एरिया के डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर शामिल हों डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स के, और उनको इस तरीके से काम करना चाहिए। रिव्यू ऑफ क्रेडिट सप्लाई एंड डेवलपमेंट, रिव्यू ऑफ क्रेडिट सप्लाई के लिए एक ब्लॉक लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए जिसमें हर किसी एक महीने में कोई डेट फिक्स कर ली जाए, पंचायत समिति के प्रधान उसके चेयरपर्सन बन जाएं और ब्रांच मैनेजर जो सभी ब्लॉक के हों, तहसीलदार हों उस एरिया के, वो उसको अटेंड करें और देखें कि क्रेडिट फ्लो कैसा होगा आगे के डेवलपमेंट कार्यों के लिए। ये सब रिकमेंडेशंस दिए थे बलवंत राय मेहता कमेटी ने। जब से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हासिल हो गया तो पंचायत समिति का इंपॉर्टेंट रोल है अब डेवलपमेंट में, जो कि पहले नहीं होता था। तो उसकी सिफारिशों को सुनकर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक हमको बॉडी चाहिए, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी चाहिए जिसका नाम होगा डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी। ये चेयरपर्सन इसको हेड करेंगे जो कि कलेक्टर हो सकते हैं, जो कि डिप्टी कमिश्नर हो सकते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, ठीक है। और और ये जो है फंक्शनल एग्जीक्यूटिव के द्वारा चलाई जाएगी जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर होंगे, प्रोजेक्ट ऑफिसर होंगे। डीआरडीए जो है ऑटोनोमस एजेंसीज के रूप में सेटअप किए गए थे शुरुआत में, और 6th 5 ईयर प्लान में जब इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम आ गया था इसको पूरे देश के सभी ब्लॉक में लॉन्च कर दिया गया था। डीआरडीए का डीआरडीए जो है ओवरऑल प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन का इंचार्ज होता था। ये डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी होती थी, पूरा सब काम देखती थी। और फंक्शंस कुछ इस तरीके के हैं कि इसमें पैरामीटर्स डिसाइड करना, डायमेंशंस डिसाइड करना, रूरल क्रेडिट कैसे मिलेगा लोगों को, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल एजेंसीज जो है आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करेंगी, ये सब देखना डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी को दे दिया गया।
दूसरा काम ये था कि कोऑर्डिनेट एंड ओवरसी सर्वे एंड प्रिपरेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव प्लान एंड एनुअल प्लान्स फॉर द ब्लॉक एंड फाइनली प्रिपेयर अ डिस्ट्रिक्ट प्लान। ब्लॉक लेवल पर योजना बनाना और फिर फाइनली डिस्ट्रिक्ट लेवल पर योजना बनाना, ये काम था। इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोग्राम इंश्योर करना, रेगुलर इवैल्यूएशन करना, लगातार समीक्षा करना और देखते रहना प्रोग्राम सही से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं। इंटर सेक्टोरल और इंटर डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन बना रहे, ये देखना। और अपनी अचीवमेंट्स के बारे में प्रचार करना, प्रोग्राम्स के बारे में प्रचार करना और लोगों में नॉलेज यहाँ पर डिसेमिनेट करना, जिससे लोग जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं उसका लाभ लेने के लिए आगे आएँ। पीरियोडिक रिटर्न जो है स्टेट गवर्नमेंट को देते रहना प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में। डीआरडीए की गवर्निंग बॉडी में ये लोग भी होते थे, एमपी एमएलए डिस्ट्रिक्ट के कोऑपरेटिव बैंक के हेड होते थे, चेयरपर्सन होते थे रीजनल रूरल बैंक के, चेयरपर्सन होते थे जिला परिषद के, उनके रिप्रेजेंटेटिव, ऑफिसर ऑफ लीड बैंक, डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, वन रिप्रेजेंटेटिव रूरल विमेन जो कि बेनिफिशरी कोई हो सकती थी प्रोग्राम की। अब हम देखेंगे कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल जाता है पंचायती राज को 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 से, तो ये फिर हमको देखने को मिलता है कि जो रूरल डेवलपमेंट ये डीआरडीए बनाई जाती थी, इसमें कुछ चेंज किए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लेवल का ऑफिसर या उसी की सीनियरिटी और स्टेटस का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जिला परिषद के रूप में काम करता था, ठीक है। इस अमेंडमेंट के बाद फिर ये हुआ कि हमको डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स की प्रैक्टिस को और एक्सेलरेट करना है, तो एक टास्क फोर्स बनाई गई थी और इसमें मिनिस्टर्स ऑफ पंचायती राज शामिल थे। जुलाई 2001 में उन्होंने एनालाइज किया कि 29 सब्जेक्ट जो कि 11वें शेड्यूल में मैंशनड है, इसके तहत स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, ठीक है। और जितने भी पंचायत के 3 टियर हैं उनको आपस में इन कामों को बांटने की ज़रूरत है और सभी कामों को ऑपरेशनल करने की ज़रूरत है और अलग अलग काम बांटने की ज़रूरत है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बांटने की ज़रूरत है। ये कहा गया कि धीरे धीरे जितने भी 29 सब्जेक्ट हैं इनके कामों को पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को ट्रांसफ़र कर दी जाएँ और जो डिफरेंट एजेंसीज जो कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रही हैं जैसे कि डीआरडीए, उनको अब जिला परिषद के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाए, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज़, सारे स्टेट्स को रिक्वायर किया गया था कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज़ वो सेटअप करें, जो कि आर्टिकल 243ZD में दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। उसके तहत हर सारे स्टेट डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी सेटअप करें अपने यहाँ पर। इसका पर्पस क्या था? प्लानिंग में डिसेंट्रलाइजेशन को अचीव करना। सारे डिस्ट्रिक्ट में कंपोजिट प्लान्स के तहत सारे अर्बन रूरल एरियाज़ में इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन के लिए ये सेटअप की गई थी धीरे धीरे लगभग सभी स्टेट में। फिर बाद में चेयरपर्सन जो है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी कौन होते थे? वही जो जिला परिषद के चेयरपर्सन होते थे, ठीक। मिनिस्टर्स और ऑफिसर्स जो कई कई जगह पर लोगों मतलब ये कई सारे स्टेट में जिला परिषद में जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वगैरह होने चाहिए थे, वहाँ पर कुछ मिनिस्टर्स और ऑफिसर्स बनने लगे थे स्टेट गवर्नमेंट के डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के चेयरपर्सन, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के खिलाफ था और इसमें कई लोगों ने इसका विरोध भी किया था। काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी यानी कपाट के बारे में देख लेते हैं। कुछ सालों में पंचायती राज लागू होने के बाद देखा गया कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का अहम रोल हो सकता है प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस ने रूरल एरियाज़ में प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के लिए इन्वॉल्व होना शुरू किया और कई बार ग्रांट इन एड भी उनको गवर्नमेंट से मिल जाता था इसके लिए। 7th 5-year प्लान के पीरियड में एक पॉजिटिव मूव यहाँ पे लिया गया और कहा गया कि इनवॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में रूरल डेवलपमेंट में शामिल किया जा सकता है। और ये कहा 7th 5-year प्लान के डॉक्यूमेंट में कहा गया कि देयर इज़ नीड टू ऑर्गेनाइज द बेनिफिशरीज द रूरल पीपल टू इंश्योर दैट स्कीम्स बेनिफिट एंड सब्सिडीज रीच देम थ्रू द डिलीवरी सिस्टम। मतलब लोगों को इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है और लोगों को इन्वॉल्व होने का काम कौन कर सकता है? ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस कर सकते हैं जो ग्रास रूट लेवल पर वहाँ पर काम करते हैं। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनको इन्वॉल्व होना चाहिए और लोगों के आँख और कानों का काम करना चाहिए कि कौन सी स्कीम आई है, उसका लाभ कैसे लिया जा सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये सब काम देखना चाहिए आपके वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस को और NGOs को। तो ऐसे ही वॉलंटरी एक्शन को प्रमोट करने के लिए नोडल एजेंसी का पार्ट बनी थी 1986 में। इसमें पहले से चल रही एक एजेंसी थी पीपल्स एक्शन फॉर डेवलपमेंट इंडिया PADI और काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ रूरल टेक्नोलॉजी कार्ट। तो PADI और कार्ट को जो है मिला के बना दिया गया कपाट 1986 में। CART यानी कि काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ रूरल टेक्नोलॉजी इस्टेब्लिश की गई थी 1982 में। तो CART जो थी इसके रीजनल सेंटर्स काफ़ी सारे स्टेट्स में थे और एक पार्ट जब बन गई तो मेनली जो टास्क दिया गया वो डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स का दिया गया प्रोग्राम बजट्स के लिए
जिससे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस जो है इम्प्लीमेंट कर सकें कई सारे प्रोग्राम्स को इन योजनाओं के तहत, जैसे संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, रूरल हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर सैनिटाइजेशन स्कीम जो थी, इसको इम्प्लीमेंट कर सकें वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस। ये एक दूसरे लेवल पर इस तरीके से काम करता है कि जितनी भी टेक्नोलॉजीज जो लैब में डिस्कस की जाती हैं, डेवलप की जाती हैं, उनको एक्चुअल साइट ऑफ एप्लीकेशन तक कैसे डिसेमिनेट की जा सके, उसके लिए भी ये कपार्ट काम करती है। कपार्ट एक्ट एज अ सेंट्रल एजेंसी फॉर प्रमोटिंग वॉलंटरी एक्शन इन रूरल एरियाज। कपार्ट इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट। जो भी सरकार के यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट होंगे वो कपार्ट की अध्यक्षता करते हैं। ये इसका एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यूरिडिक्शन जो है वो किसके पास है? डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के पास होता है। कपार्ट में जो जनरली जो है 100 मेंबर होते हैं और एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है 25 मेंबर की, जो इसके कैबिनेट की तरीके काम करती है। काफ़ी सारे मेंबर्स या वॉलंटरी सेक्टर से आते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रूरल डेवलपमेंट इसके एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरपर्सन होते हैं। ठीक है। 11th 5 ईयर प्लान ने कहा था कि पंचायती राज सिस्टम्स को मेंटेन रखने के लिए हमको अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत है, ऑडिट की ज़रूरत है ग्राम पंचायत लेवल पर। और ग्राम पंचायत जिनके पास एक्सक्लूसिव स्टाफ नहीं था अकाउंट मेंटेन करने के लिए, उन्हें कहा गया कि वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करवाएं, जिसके लिए ग्राम पंचायत को हर साल जो है 4,000 रुपये पर एनम के लिए भी अनाउंस किया गया कि वो हर हाल में अपना ऑडिट कराएं, भले ही दूसरी एजेंसी से कराएं, अगर स्टाफ नहीं है तो उसके लिए सहयोग जो है सरकार देगी। पंचायती राज सिस्टम भारत में कोई नया नहीं है, ये आपका एंशियंट पीरियड से है। मिडिवल पीरियड में भी डेवलप था किसी न किसी फॉर्म में भारत के हर हिस्से में, चाहे वो जिसके द्वारा भी रूल किया जा रहा हो, ग्रास रूट लेवल पर पंचायती राज जैसे इंस्टीट्यूशंस देखने को मिलते रहे हैं। तो धीरे धीरे यही सारे सिस्टम अंत में हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पा जाते हैं। बाकी ये सब बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आपको बता चुके हैं कि जाति पंचायत होती थी, वो अपनी जाति के मामलों से निपटती थी, ये सब चीज़ें। और कई बार जो ब्रिटिश ऑफिसर्स आए थे उनमें से कुछ लोगों ने प्रमोट करना भी चाहा था पंचायती राज को, जैसे चार्ल्स मेटकॉफ उनमें से एक थे। ठीक है। लॉर्ड रिपन थे। एक लोकल बॉडीज़ एक्ट आया था 1985 में। इसका बेसिस ये था कि लोकल सेल्फ इंस्टीट्यूशंस जो है नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है सेटअप कर सकते हैं विलेज लेवल पर। नॉमिनेटेड मेंबर्स के साथ सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन विलेज लेवल पर सेटअप की जा सकते हैं, ये कहा गया लोकल बॉडीज़ एक्ट 1885 में। और फिर सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस के डेवलपमेंट में रिपोर्ट ऑन रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। 1907 में कमीशन आई थी, 1909 में उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की और कहा कि इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन के लिए और लोकल टास्क में पीपल को विलेज लेवल पर इन्वॉल्व करने के लिए विलेज पंचायतों के थ्रू ऐसा करना होगा। फिर 24वां सेशन जो होता है कांग्रेस का लाहौर में, उसमें भी विलेज पंचायत को ऊपर ले जाने के लिए नॉन ऑफिशियल चेयरपर्सन जो कि लोकल बॉडीज से होंगे, उनको नेसेसरी फाइनेंशियल सपोर्ट देने की बात कही गई। मॉन्टेक सेल्फ रिफॉर्म आया था 1919 में। उसने कहा कि डायरार्की की स्कीम रहेगी और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट रहेगा। इसका मतलब ये कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है अब इंडियन मिनिस्टर्स के कंट्रोल में आ गया था प्रोविंसेस में। आइडिया ये था कि लोकल बॉडीज़ जो है वो ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ होंगी। ठीक है। और उनको पॉपुलर कंट्रोल के अंदर में रहना होगा। ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो है डेमोक्रेटिक नहीं थे। ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली ये ऊपर के लोगों के कंट्रोल में रहने वाले थे अभी भी। कुछ और एक्ट पास किए गए जिनके बारे में आपको पढ़ना जरूरी है, जैसे कि बंगाल विलेज सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट 1919 का, मद्रास बॉम्बे एंड यूनाइटेड प्रोविंस विलेज पंचायत एक्ट 1920, बिहार एंड ओडिशा विलेज एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट, असम रूरल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट 1926, पंजाब विलेज पंचायत एक्ट 1935। ठीक है। इनका एम था कि सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ को और विलेज के लोगों को अपने ही अफेयर्स में इन्वॉल्व करने का प्रयास किया जाए। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को कुछ माइनर केसेस को सॉल्व करने के पावर भी इसमें दिए गए थे। मगर सबसे बड़ी खामी ये थी कि जितने भी ये छोटे छोटे एक्ट्स बनाए गए थे, इसमें मेंबर्स जो है इलेक्टेड नहीं होते थे, गवर्नमेंट द्वारा ही नॉमिनेट किए जाते थे। ठीक है। तो इनका कोई ऐसा महत्व नहीं था, क्योंकि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का भी मतलब हुआ कि वहीं के लोग उन्हीं के लोगों को द्वारा इलेक्टेड मेंबर्स द्वारा सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस चलाए जाए, नॉमिनेटेड नहीं। पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड में देखें तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में महात्मा गांधी बहुत मुखर सपोर्टर थे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को पावर दिया जाए और ग्राम स्वराज की अवधारणा के तहत ग्राम पंचायतों को पूरी शक्तियां यहाँ पर दी जाए। ठीक है। वो तो डिसेंट्रलाइजेशन के पक्ष में बहुत दिन से थे। बलवंत राय मेहता कमेटी ने रिव्यू किया और रिकमेंड किया 3 ईयर पंचायती राज सिस्टम। ठीक है। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, इंटरमीडिएट लेवल पर और लोअर लेवल पर विलेज पंचायत हो। उन्होंने कहा कि जो है ब्लॉक लेवल कमेटी जो है इसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो, उनके पास एडिकेट पावर हो
और रिसोर्सेस हों प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के लिए। राजस्थान और आंध्र प्रदेश जो पहले राज्य थे जहां पर ये सिस्टम अडॉप्ट किया गया था बलवंत राय मेहता द्वारा सजेस्ट किया हुआ। 1959 तक लगभग सभी स्टेट्स ने अपने पंचायत एक्ट पारित कर दिए गए थे। 1960 तक पंचायत जो है सभी पूरे मतलब भारत में लगभग सेटअप की जा चुकी थी। 96% रूरल पॉपुलेशन को कवर भी कर चुकी थी, मतलब 96% आबाद गांवों को और 92% रूरल पॉपुलेशन को पंचायत कवर भी कर चुकी थी। लेकिन वही बात है कि खाली कवर कर चुकी थी, नाम मात्र पावर थी इनके पास और कोई इसका बेसिक लाभ नहीं मिल रहा था और ना ही कोई डेवलपमेंट ही कर पा रहे थे। 1977 में कमेटी अपॉइंट की जाती है अशोक मेहता की चेयरमैनशिप में। उन्होंने रिव्यू किया इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को और कहा कि सेवरल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे जिस वजह से इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का डिग्रेडेशन हुआ। पहले तो डिसोसिएशन ऑफ प्रोग्राम ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम पंचायती राज की, प्रोग्राम ऑफ डेवलपमेंट जब पंचायती राज के अधीन है ही नहीं तो मतलब फ़ायदा किस बात का। और ब्यूरोक्रेसी जो है पंचायत को इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व ही नहीं कर पाई है। इंटरनल डेफिशिएंसीज थी पंचायत इंस्टीट्यूशंस में खुद भी, और लैक ऑफ क्लैरिटी थी कॉन्सेप्ट इटसेल्फ की, यानी कि आखिर पंचायत के काम क्या है यही क्लियर नहीं था। ठीक है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात थी। उन्होंने रिकमेंड किया 2 टियर पंचायती राज सिस्टम। अशोक मेहता ने कहा कि जिला परिषद जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होनी चाहिए और ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन होगा, और कहा कि मंडल पंचायत होनी चाहिए। मंडल जो है ये ग्रुप ऑफ विलेजेस की तरीके होगा एक। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो ये मंडल पंचायत है रूरल और अर्बन एरियाज के बीच लिंक जो है बनेगा। एक मेजर वीकनेस थी अशोक मेहता कमेटी की, इन्होंने ग्राम सभा की इंपॉर्टेंस को इग्नोर किया था। फिर जीवे के राव कमेटी आती है 1985 में। इसमें कहा गया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स करने चाहिए रूरल डेवलपमेंट के लिए, रोल ऑफ पंचायत बॉडीज़ को रिकॉग्नाइज करना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में उनके साथ रिलेशनशिप स्थापित करनी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि मेन जो प्रोग्राम आ रहे हैं गवर्नमेंट के वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कर रहा है, प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं, तो पंचायत का रोल क्या है आखिर। राव कमेटी की रिकमेंडेशंस में महत्वपूर्ण थी कि जिला परिषद को स्ट्रेंथन किया जाए, सब कमिटीज़ होनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। प्लानिंग फंक्शंस जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल को ट्रांसफ़र किए जाने चाहिए और इलेक्टेड लोकल बॉडीज़ जो है मतलब लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन रेगुलर होने चाहिए। एलएम सांघवी कमेटी आती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी ने सबसे पहले पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज करने पर बल दिया था। ये सेटअप की गई थी 1986 में। इसने ग्राम सभा को इम्पोर्टेंस दिया था और ग्राम सभा को सीडबेड ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में एलएम सांघवी कमेटी ने देखा था। पंचायत लेवल पर इलेक्शन रेगुलर होने चाहिए। पंचायती राज को जुडिशियल ट्रिब्यूनल की तरह काम करना चाहिए एवरी स्टेट में, और वर्किंग ऑफ पंचायती राज को रिव्यू करना चाहिए। पंचायती राज जुडिशियल ट्रिब्यूनल सेटअप होने की बात उन्होंने कही थी। देयर शुड बी एडिकेट फाइनेंस रिसोर्सेज टू इंश्योर इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ पंचायत। फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने की बात कही थी कि पंचायतों को कम से कम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाया जाए। पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिविजुअल्स अटैच टू पॉलिटिकल पार्टी शुड बी डिस्करेज्ड। जो भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े मेंबर्स हैं और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में आना चाहते हैं उनको डिस्करेज किया जाए। न्याय पंचायत शुड बी गिवन फंक्शंस ऑफ मीडिएशन एंड सेटलिंग ऑफ डिस्प्यूट। छोटे मोटे डिस्प्यूट सेटअप करने के लिए न्याय पंचायत को भी कुछ अधिकार यहाँ पर मीडिएशन कराने के देना चाहिए। फिर सरकारिया कमीशन आती है। सरकारिया कमीशन 1988 में, वैसे तो सेंटर स्टेट रिलेशन पर आधारित थी लेकिन इसमें लोकल बॉडीज़ को फाइनेंशियली और फंक्शनली स्ट्रेंथन करने पर बल दिया गया। उन्होंने रिकमेंड किया कि इलेक्शंस जो है पंचायत लेवल पर रेगुलरली होने चाहिए। 1988 में एक सब कमेटी बनी थी, कंसल्टेटिव कमेटी ऑन पार्लियामेंट अंडर चेयरमैनशिप ऑफ पी के थुंगन कमेटी आई थी 1988 में। उन्होंने रिकमेंड किया था कि पंचायती राज सिस्टम को फिर से रिस्ट्रक्चर करने की, स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। उनका रिकमेंडेशन भी यही था जैसे सांघवी कमेटी का था कि पंचायती राज बॉडीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाना चाहिए, यानी कि संवैधानिक स्थिति प्रदान की जानी चाहिए। फिर एक कांग्रेस कमेटी बनी थी वीएन गाडगिल की अध्यक्षता में 1989 में। उन्होंने रिकमेंड किया था कि 3 टियर सिस्टम सही रहेगा और एक फिक्स टर्म होना चाहिए 5 साल का इलेक्टेड मेंबर्स के लिए, और रिजर्वेशन होना चाहिए एसटीज़ और वुमेन के लिए, SC/ST वुमेन के लिए रिजर्वेशन 5 साल का फिक्स टेन्योर होना चाहिए और 3 टियर सिस्टम होना चाहिए। इन सब रिकमेंडेशन से समझा गया कि थर्ड लेवल ऑफ गवर्नेंस जो कि ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, इनको हर हाल में साकार रूप देने की ज़रूरत है और इस तरीके से फिर धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिए जाने की बात कही गई। तो अमेंडमेंट फेज शुरू होता है 64वें अमेंडमेंट बिल से। इंट्रोड्यूस किया गया था 1989 में पार्लियामेंट में, लेकिन फिर जो है अनफॉर्चुनेटली बिल को वैसे तो लोकसभा में 2/3 मेजॉरिटी मिल जाती है, लेकिन लोकसभा में, राज्यसभा में स्ट्रक डाउन कर दी जाता है 15 अक्टूबर 1989 को केवल 2 वोटों से। ठीक है, ये जो पहला बिल था 64वां अमेंडमेंट बिल, ये ब्रेन चाइल्ड था राजीव गांधी का।
अगली सरकार जो आती है वीपी सिंह की अध्यक्षता वाली, उन्होंने जो है एक अटेम्प्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का पंचायत को। 74वां अमेंडमेंट बिल वो लेकर के आए थे। फिर आगे सितंबर 1991 में 72वां अमेंडमेंट जो है इंट्रोड्यूस की जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में, और जॉइंट सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाता है। दिसंबर 1991 में डिटेल्ड एग्जामिनेशन के लिए फाइनली नेसेसरी चेंज करके अमेंडमेंट जो है पास कर दिया जाता है। लोकसभा में दिसंबर 22 1992 को, राज्यसभा में दिसंबर 23 1992 को, 20 अप्रैल 1993 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया असेंट दे देते हैं। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, जब से ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लागू मान लिया जाता है। तो ठीक है, स्पेशल फीचर्स क्या है जल्दी से देख लेते हैं इसको। ग्राम सभा होती है, इसका रोल होता है कि ये प्राइमरी सोर्स ऑफ डेमोक्रेटिक पावर होती है विलेज में। ग्राम सभा में जो है ये एक्टिव इंस्टीट्यूशन के तौर पर काम करती है, लोकल नीड्स के बारे में सब ध्यान देती है। इसमें 3 टियर मॉडल है इस समय जो हमारे यहाँ पर सिस्टम चल रहा है अमेंडमेंट के बाद, विलेज लेवल पर, इंटरमीडिएट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। उन राज्यों में जहाँ पर पॉपुलेशन 20 लाख से कम है उनको खाली जो है पंचायत इंटरमीडिएट लेवल पर बनाने की ज़रूरत नहीं थी, ये कहा गया था उस समय। इसके बाद रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के बारे में बात कर लें तो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सभी पंचायतों में उनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में सीट रिजर्व की जाती हैं। 1/3 जो है सीट्स शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए और वुमेन के लिए रिजर्व की जाती हैं। नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स ये फिल की जाती हैं डायरेक्ट इलेक्शन से, ठीक है। और इसमें भी वुमेन के लिए रिजर्व सीट होती हैं। ऑफिस जो है चेयरपर्सन के पंचायत के किसी भी लेवल पर ये जो है इसमें सीट्स रिजर्व की जाती हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए उनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में। 1/3 जो टोटल वुमेन है चेयरपर्सन, मतलब 1/3 जो टोटल चेयरपर्सन के ऑफिस हैं उसमें भी सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व की जानी चाहिए। ये सब आप जानते हैं कि सीटें जब निकलती हैं तो उसमें क्लासिफिकेशन होता है कि सीट महिलाओं की है, ये सब ऐसे आता रहता है पंचायत में। पंचायत का कंपोजिशन अगर हम देखें तो एक इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, डायरेक्ट इलेक्शन, क्योंकि अभी तक जितनी पंचायतें बनी थी उसमें डायरेक्ट इलेक्शन का फीचर नहीं था, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। जो चेयरपर्सन होता है विलेज लेवल पर ये इलेक्ट किया जाता है उस मैनर में जो स्टेट लेजिस्लेचर प्रेस्क्राइब करता है। चेयरपर्सन जो इंटरमीडिएट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है वो इलेक्ट किया जाता है अपने ही इलेक्टेड मेंबर्स में से। ये एक बात ध्यान रखनी है आपको। पंचायत की ड्यूरेशन क्या होती है, ड्यूरेशन ऑफ पंचायत रूरल क्रेडिट एंड बैंकिंग, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट आ गया है। एवरी पंचायत शैल रिमेन इन ऑफिस फॉर 5 ईयर्स। नॉर्मली 5 ईयर्स का टेन्योर होता है, लेकिन अगर किसी भी कारण से पहले ये डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है, पीरियड ओवर होने से पहले 5 वर्ष का, तो इलेक्शन होते हैं विद इन 6 मंथ। ये आ चुका है एग्जाम में कि डिसॉल्व होने के विद इन 6 मंथ इलेक्शन हो जाने चाहिए। और जो पंचायत जो बनेगी वो रिमेनिंग 5 ईयर में से जो टेन्योर बचा है उसमें काम करेगी। मान लीजिए कि 3 साल बाद पंचायत डिसॉल्व हो जाती, 6 महीने बाद इलेक्शन होते हैं, तो बचे हुए जो है टेन्योर के लिए ही यहाँ पर पंचायत काम करेगी, यानी 6 महीने के 3 पीरियड के लिए काम करेगी, 18 महीनों के लिए। पूरे फिर अगले 5 वर्ष के लिए नहीं करेगी, फ्रेश इलेक्शंस होंगे फिर बाद में। इलेक्शन कंडक्ट होने के बारे में जो है दिया गया है कि स्टेट इलेक्शन कमीशंस जो होंगे वो कंडक्ट करेंगे इलेक्शंस, और वोटर लिस्ट वगैरह बनाएंगे, संहिता लागू करेंगे, और कह सकते हैं निष्पक्ष चुनाव करवाएंगे। इसमें कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के 1 वर्ष के भीतर सभी राज्यों के गवर्नर को एक स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है अपॉइंट करना होगा, ठीक है, हर 5 वर्ष के लिए। जो यहाँ पर फाइनेंस कमीशन क्या करेगा, फंड वगैरह देखेगा कि पंचायतों को मिल रहा है कि नहीं। तो फाइनेंस कमीशन बनेगा, ये फाइनेंशियल कंडीशंस को रिव्यू करेगा स्टेट में पंचायत के बारे में, और यहाँ पर रिकमेंडेशंस देगा अपने स्टेट के रिस्पेक्टिव गवर्नर्स को कि क्या इसमें चेंजेस किए जाने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से यहाँ पर पावर मिला हुआ है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कि वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है, और इसमें वो अपने मतलब एरिया के लिए प्लान बना सकते हैं सोशल जस्टिस इंश्योर करने के लिए, और कई सारी स्कीम्स जो कि 11th शेड्यूल में दी गई लिस्टिंग के हिसाब से होंगी उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहले ये पावर नहीं होता था। पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स को 5 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस किन मदों पर काम कर सकते हैं। सबसे पहला है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें 11 आइटम आते हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं। इसमें एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स हैं जैसे कि जवाहर रोजगार योजना, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम वगैरह, और जितनी भी नई स्कीम्स इनसे एसोसिएटेड आती जाएंगी वो। माइनर इरीगेशन, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, सोशल फॉरेस्ट्री, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज, फ्यूल एंड फॉडर, ठीक है, इसमें एग्रीकल्चर भी शामिल है। फिर उसके बाद एजुकेशन में 5 कैटेगरीज शामिल हैं जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, लाइब्रेरीज, टेक्निकल
ट्रेनिंग एंड कल्चरल एक्टिविटीज़। फिर उसके बाद हेल्थ में 2 आइटम शामिल हैं, एक है हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन और एक है फैमिली वेलफेयर। फिर है वेलफेयर इंक्लूडिंग चाइल्ड डेवलपमेंट, इसमें 4 आइटम आते हैं जिसमें सोशल वेलफेयर, वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट शामिल है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इसमें 7 आइटम आते हैं, जैसे कि रोड, हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, मार्केट, इलेक्ट्रिफिकेशन, मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी एसेट्स वगैरह। इनमें से कुछ आइटम केवल एक्सक्लूसिवली पुअर और अंडर प्रिविलेज्ड के लिए हैं। वीकर सेक्शंस के लिए जो स्कीम और प्रोग्राम आती है वो वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट वाली प्रोग्राम जो आते हैं वीकर सेक्शन ऑफ वुमेन के लिए, वो भी इसी में शामिल हो जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ही। इसके बाद एक्सटेंशन ऑफ पंचायत टू शेड्यूल्ड एरियाज, ये पेसा एक्ट आया था। पेसा एक्ट आया था 1996 में, 24 दिसंबर 1996 को। इसमें ट्राइबल एरियाज ऑफ स्टेट हैं जैसे कि आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, इन सब के लिए आया। यहाँ की ट्राइबल सोसाइटीज़ को यहाँ पर अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, अपने ट्रेडिशनल राइट्स को और नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पर उनको राइट दिए गए थे। स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वायर था कि वो अपने यहाँ पर लेजिस्लेशंस जो हैं विद इन 1 ईयर यानी कि 23 दिसंबर 1997 तक लागू करें। ज़्यादातर स्टेट ने इसको लागू कर दिया है। सैलिएंट फीचर्स क्या हैं इस एक्ट के कुल मिलाकर के? पहला है कि ग्राम सभा शैल अप्रूव द प्लान्स, प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिफोर देयर इम्प्लीमेंटेशन। It would be responsible for the identification of several selection of persons as beneficiaries under poverty alleviation program. Every Gram Panchayat shall obtain the related Gram Sabha a certificate of utilization of funds for plans and programs and projects. Reservation of seats in scheduled areas in every Panchayat shall be in proportion to the population of communities in the Panchayat. Planning and management of minor water bodies, ठीक है, ये भी शामिल है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। In scheduled areas shall be entrusted to panchayats at the appropriate level. A recommendation of Gram Sabha or Panchayat shall be mandatory for granting license for mining minerals, concession for exploitation of minor minerals by auction in scheduled areas. ये आ चुका स्टेट पीसीएस में 7th वाला पॉइंट, जरूर ध्यान रखिएगा। The state legislature shall endow Panchayats and Gram Sabha specifically with the power to enforce prohibition or regulate or restrict the sale and consumption of any intoxicant. Ownership of minor forest produce, the power to prevent land alienation in the scheduled area, the power to manage village markets, the power to control and control money lending to scheduled tribes and social sectors, the power to control local plans and resources for such plans including tribal subplans, and the state legislations that it may endow panchayats with power and authority as may be necessary to enable them to function as institution of self-governance and contain safeguard to ensure that panchayat at higher level do not assume the power and authority of any panchayat at lower level or the gram sabha। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं सहकारिता यानी कि कॉपरेशन के बारे में। कॉपरेशन जो है इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। इसका मतलब होता है साथ रहना, साथ काम करना और साथ सोचना। लेकिन सोशियो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में हम कॉपरेशन को डिफाइन कर सकते हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में जहाँ पर पर्सन्स होते हैं वॉलंटरीली, किसी के दबाव में नहीं, खुद से एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है, इक्वालिटी के बेसिस पर एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं म्यूचुअल इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कोऑपरेटिव सोसाइटी को कहा है एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हु असेंबल फॉर देयर कॉमन कॉज एंड वर्क टुगेदर वॉलंटरली ऑन डेमोक्रेटिक लाइन्स। डेफिनेशन गिवन बाय इंटरनेशनल कोऑपरेशन अलायंस, इसने कहा है कि कोऑपरेटिव इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स यूनाइटेड वॉलंटरली टू मीट देयर इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल नीड्स एंड एस्पिरेशंस थ्रू जॉइंटली ओन्ड एंड डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड इंटरप्राइज। भारत में कोऑपरेटिव्स की शुरुआत कैसे होती है? भारत में सहकारिता की शुरुआत ऐसे होती है कि बहुत सारे लोग गरीब थे और बहुत सारे लोग बहुत कारणों से कर्जदार हो चुके थे साहूकारों के हाथों। तो ये ज़रूरत पड़ी कि ऋण लेना भी ज़रूरी है लेकिन इतना सारा ब्याज और मनमाना ब्याज नहीं देंगे, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं एक दूसरे का सहयोग करने के लिए। ठीक है, तो पहली कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी भारत में 8 मई 1905 को, जब 1904 वाला एक्ट आया था उसके बाद स्थापित की गई थी, कंगिनहाल एग्रीकल्चरल क्रेडिट कोऑपरेटिव के नाम से, धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट, बॉम्बे प्रोविंस में। ये रिफॉर्म एक्ट पास किया गया था 1919 में, जब स्टेट का और प्रोविंशियल सब्जेक्ट कोऑपरेटिव बन गए थे। डिकेड जो 1919 से 29 तक का है, इसको अनप्लैंड एक्सपेंशन एंड
रीऑर्गेनाइजेशन का पीरियड मान सकते हैं। 1931 से 1937-38 तक एक मूवमेंट चली थी, मतलब मूवमेंट का पीरियड था, मतलब ये आपकी नॉन कॉपरेशन मतलब सिविल डिसोबीडियंट चल रही थी, तो इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए थे। इसको ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड मानते हैं। इसमें मेजर सेटबैक हुआ था कोऑपरेटिव्स इन इंडिया का, ठीक है। भारत की इकोनॉमी बैकवर्ड चली गई थी और पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर काफ़ी ख़राब था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एम्फेसाइज किया गया था कि सारी एग्रीकल्चरल फैमिलीज हाउस होल्ड को प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट कोऑपरेटिव्स के रूप में ज्वाइन हो जाना चाहिए। ये सोसाइटी जो है अपने लोगों की नीड को सेफगार्ड करेंगे और अपने फार्मर्स और आर्टिसंस के इंटरेस्ट की रक्षा करेंगे। 1951 में आरबीआई ने एक कमेटी सेटअप की, ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी, और इसकी रिपोर्ट आई थी 1954 में। इसका मेन थ्रस्ट यही था कि वायबिलिटी कॉन्सेप्ट का। इसने ऑब्जर्व किया था कि 20% जो कोऑपरेटिव हैं वो इकोनॉमिकली वायबल हैं लिमिटेड ऑपरेशंस के कारण, और रिकमेंड किया था कि लार्ज साइज कोऑपरेटिव जो हैं इनको मतलब ज़्यादा फिर बिजनेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो रिकमेंड किया गया कि शेयर कैपिटल जो है 51% तक का गवर्नमेंट को अलाउ कर दिया था कि गवर्नमेंट 51% तक का शेयर होल्डर बन जाए कोऑपरेटिव सोसाइटी में और पार्टनर बन जाए, जिससे कि आसानी हो लोगों को कोऑपरेटिव स्थापित करने में। तो मतलब ये कुल मिलाकर ये कहा गया कि केवल 20% कोऑपरेटिव्स इकोनॉमिकली वाइबल हैं, क्योंकि सभी के पास फंड नहीं थे। तो अगर गवर्नमेंट जो है एक स्टेक होल्डर बन जाएगी 51% की, तो केवल 49% जुटाना पड़ेगा और इस तरीके से एक अच्छा खासा क्रेडिट कोऑपरेटिव तैयार हो जाएगा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान मतलब अगर हम देखें 5 ईयर प्लान में सेकेंड से फिफ्थ से लेकर कैसे कैसे अप्रोच हुई कोऑपरेटिव की, तो इसमें नेशनल कोऑपरेटिव रिजोल्यूशन 1958 ने रिकमेंड किया था क्रेडिट और मार्केटिंग इसको लिंक किया जाना चाहिए, और सर्विस सोसाइटीज़ को लिंक किया जाना चाहिए। लार्ज साइज सोसाइटीज़ को विलेज लेवल पर क्रिएट करने के बजाय जितनी छोटी छोटी सोसाइटीज़ हैं उनको आपस में लिंक कर देना चाहिए। इसका सब्जेक्ट को रिफर किया गया था वैकुंठ मेहता कमेटी को। वैकुंठ मेहता कमेटी ने स्टडी किया था दोनों एस्पेक्ट को और एक मिडिल पाथ सुझाया था कि मीडियम साइज्ड सोसाइटी बेटर रहेंगी, ना लार्ज साइज्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी की ज़रूरत है, ना ही बहुत छोटी कोऑपरेटिव सोसाइटी की ज़रूरत है। मीडियम साइज्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी ठीक रहेगी। थर्ड 5 ईयर प्लान ने वर्कर्स, कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर फोकस किया। 8 डिफरेंट टाइप की कमेटी सेटअप की गई थी। नीड फॉर डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव एक्टिविटी वॉज एम्फेसाइज्ड इन द फोर्थ 5 ईयर प्लान। फिफ्थ 5 ईयर प्लान में कहा गया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के रूप में काम करेंगी वीकर सेक्शन के डेवलपमेंट के लिए, खासकर उनको मैनेजमेंट वगैरह का इनपुट देने के लिए, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी कोऑपरेटिव्स का अहम रोल रहेगा, ये कहा गया था फिफ्थ 5 ईयर प्लान में। और ये 5 से लेके और आगे तक यानी कि 6 से 9 5 ईयर प्लान में क्या कहा गया था कि स्ट्रेंथनिंग ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स की ज़रूरत है, जो कि मल्टीपर्पज सोसाइटी के रूप में एक्ट करें और अपने मेंबर्स की डाइवर्स नीड को कैटर करें। डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल मैन पावर की ज़रूरत है। री एग्जामिनेशन ऑफ existing credit policies and procures in order to ensure that programs actually improve the economic conditions of rural poor। तो मतलब जितने भी कोऑपरेटिव पॉलिसीज चल रही हैं, प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उसको इस तरीके से समीक्षा की जाने की ज़रूरत है कि वाकई में वो रूरल लोगों की इकोनॉमिक कंडीशंस को बेटर करें। इस पीरियड में कमिटी टू रिव्यू द अरेंजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, क्राफी कार्ड को कंस्टिट्यूट किया गया था, ठीक है। क्राफी कार्ड की अध्यक्षता किसने की थी अभी बताएंगे आपको आगे। 7th 5 ईयर प्लान में एम्फेसाइज किया गया था कि कोऑपरेटिव्स को प्रोडक्शन बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर फोकस करना चाहिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए। 9th 5 ईयर प्लान में एम्फेसाइज किया गया कि ग्रेटर ऑटोनॉमी दी जानी चाहिए कोऑपरेटिव्स को। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल पास किया गया था और एक नया एक्ट आया था 2002 में, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ज़्यादा ऑटोनॉमी फिर 2002 से मिली। जो 5 ईयर प्लान है 10th 5 ईयर प्लान, इसमें जो है ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कोऑपरेटिव्स को। एक्चुअलाइजेशन ऑफ वास्ट पोटेंशियल ऑफ एग्रीकल्चर, प्रमोटिंग मोर वैल्यू एडिशन टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स, ट्रांसफरिंग टेक्नोलॉजी टू cooperatives to bring them at par with other sectors of economy, identifying new areas of cooperative action, insurance, tourism, health, irrigation, इलेक्ट्रिसिटी कॉपरेटिव्स, इम्प्रूविंग सोशल एंड इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ रूरल पीपल, ये सब जिम्मेदारी कॉपरेटिव्स को दी गई फिर 10th 5 ईयर प्लान से। रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में बात कर लेते हैं। 1975 के आसपास या फिर मिड 70s में गवर्नमेंट ने सोचा कि इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट को रूरल डेवलपमेंट पर हमको पुश करना होगा। रूरल कोऑपरेटिव्स पहले से ऑपरेशन में थी, बैंक नेशनलाइजेशन हो चुका था,
5 साल पहले करीब। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि एक वर्किंग ग्रुप जो है श्री एम नरसिम्हन की चेयरमैनशिप में बनाया जाए, जो कि एसेस करेंगे यानी समीक्षा करेंगे कि इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट को रूरल सेक्टर में कैसे हम लोग ला सकते हैं, ठीक है, खासकर वीकर सेक्शंस के लिए। ग्रुप ने एग्जामाइन किए थे 2 मेजर क्रेडिट, एक कोऑपरेटिव के द्वारा जो क्रेडिट मिलता है और एक कॉमर्शियल बैंक के द्वारा क्रेडिट मिलता है रूरल लोगों को। ये देखा गया था कि काफ़ी डेफिशिएंसीज यहाँ पर देखी गई थी। सबसे बड़ी डेफिशिएंसी थी जोग्राफिकल गैप की, कि कहाँ कहीं कहीं पर लोन आसानी से मिल जाता था वीकर सेक्शन ऑफ रूरल सोसाइटी को, कहीं पर बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था। नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप ने सोचा कि इसे हम शॉर्ट टर्म मेजर से नहीं डील कर सकते हैं, यानी कि अगर हम कोऑपरेटिव्स को रिस्ट्रक्चर कर दें या फिर कमर्शियल बैंक को कर दें या फिर कमर्शियल बैंक की संख्या बढ़ा दें, तो ऐसे नहीं कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म कंसंट्रेटेड एफर्ट की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर रेमेडियल स्टेप्स लिए और रीजनल रूरल बैंक एक्ट आया 1976 में, ठीक है। लेकिन उससे पहले 1 वर्ष पहले रीजनल रूरल बैंक की स्थापना हो चुकी थी। तो रीजनल रूरल बैंक का आइडिया यही था कि ये बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होंगे कॉमर्शियल बैंक की तरीके, और बहुत ज़्यादा लिमिटेड स्कोप इनका कोऑपरेटिव बैंक्स की तरीके नहीं होगा, ये मिडिल पाथ की तरह होंगे, और ये चीप और एडिकेट क्रेडिट ये रूरल एरियाज़ को प्रोवाइड करेंगे और ईजी एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था कि रीजनल गैप को फुलफिल करना, कि जैसे मान लीजिए कमर्शियल बैंक की मतलब शाखाएं लिमिटेड होती थी, लोग शहर जा कर के ऋण लेते थे, तो अगर गांव में ही मतलब क्या ये रीजनल रूरल बैंक कोई अलग से छोड़ना है, रीजनल रूरल बैंक जो है यही शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक ही तो इनको स्पॉन्सर करते हैं, बस ये रीजनल रूरल एरियाज़ में पाए जाते हैं, तो वहाँ पर अवेलेबल होने की वजह से रीजनल रूरल लोगों को आसानी से इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मिल जाता है, ठीक है। कोऑपरेटिव्स भी थे, लेकिन कोऑपरेटिव्स के पास इतने ज़्यादा फंड नहीं होते थे कि इतनी लार्ज पॉपुलेशन को इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट दे सके, और इतना उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था। इस वजह से कॉमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव के बीच का रास्ता निकाला गया रीजनल रूरल बैंक्स को स्थापित करने का। हम लोगों ने अभी जिस ग्राफिक कार्ड समिति की बात की है 1979 में जो आई थी, वो आपकी शिवरामन कमेटी थी, बी शिवरामन की अध्यक्षता में बनी थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी जनवरी 1981 में, और इसी से रीजनल रूरल बैंक की स्थापना होती है जुलाई 1982 में। बाकी रीजनल रूरल बैंक जो है कैसे काम करता है, क्या क्या इसके मेजर ऑपरेशन है, वो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। अब सोशल चेंज के बारे में बात कर लेते हैं। कई सारे चेंजेस होते हैं, फिजिकल केमिकल चेंज, पॉलिटिकल चेंज, सोशल चेंज भी होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कई सारे जो चेंज होते हैं वो सभी सोशल चेंज नहीं होते। मान लीजिए कोई ट्रेंड चल गया किसी ड्रेस का, हेयर कट का, ठीक है, किसी फिल्म आ गई तो उसके लोग डायलॉग बोलने लगे, तो कोई वो सोशल चेंज नहीं लाती है, वो खाली एक ट्रेंड लेकर के आती है। सोशल चेंज होता है जो कि लॉन्ग टर्म होता है और फिर लॉन्ग लास्टिंग और परमानेंट होता है, ठीक। जैसे कंप्यूटर का यूसेज, जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है कोई ट्रेंड नहीं है, ये एक सोशल चेंज हुआ है कि लोग अब कंप्यूटर यूज़ करने लगे हैं, किसकी जगह, नोट पैड्स की जगह। तो ये एक थोड़ा सा सोशल चेंज हुआ है। सोशल चेंज के करेक्टरिस्टिक्स क्या है? सोशल चेंज जो है यूनिवर्सल होता है, मतलब एक जैसा लगभग हर जगह देखने को मिलता है। जैसे हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी जो होती थी कलाहारी बुशमैन की, उसमें बहुत लिटिल चेंज देखने को मिला है फ्यूचर सेंचुरीज़ में। लेकिन हाल में जब से वो आउटसाइड वर्ल्ड में घुलने मिलने लगे हैं तो उसमें चेंज देखने को मिल रहे हैं। तो सोसाइटीज़ जो हैं चेंज होती हैं बिल्कुल, लेकिन कुछ डिफरेंट रेट पे होती हैं, कुछ जल्दी होती हैं, कुछ बाद में होती हैं। रेट ऑफ चेंज जो है ये मोर रैपिड होता है सोसाइटी जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस होती हैं, ठीक है। मेजर इन्वेंशन जो भी होता है वो उनको इनकलकेट कर लेते हैं। जो टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड होते हैं वहाँ पर सोशल चेंज धीरे धीरे होता है। सोशल चेंज जो है प्लान्ड भी हो सकता है, अनप्लान्ड भी हो सकता है। जैसे यूरोपियंस ने यहाँ पर आकर अपना साम्राज्य स्थापित किया था भारत में, तो ये आपका एक अनप्लैंड चेंज था, ठीक है। सोसाइटी बदली हमारी, लेकिन ये एक अनप्लैंड चेंज था। और हम जिस सोसाइटी को बदल पाए 1960 से लेकर 2022 तक, वो एक कह सकते हैं प्लैंड चेंज है कि लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बदलाव आया है। पहले लोग जो दूसरे तरीके के आउटफिट्स पहनते थे, अब दूसरे तरीके के आउटफिट्स पहनने लगे हैं। पहले दूसरी तरीके के वाहन चलते थे, ज़्यादा पॉल्यूशन करते थे, अब कम पॉल्यूशन वाले, कम आवाज़ करने वाले वाहन चलने लगे हैं। और इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं कि मान लीजिए कि हरियाणा में सेक्स रेशियो बहुत नीचे, तो सेक्स रेशियो ऊपर लाने के लिए गवर्नमेंट प्रयास करती है, तो वो एक प्लान्ड चेंज है, वो एक अनप्लान्ड चेंज नहीं होता है। जैसे हेल्थ फैसिलिटीज़ को बेटर करना, लिटरेसी रेट को बढ़ाना, लेजिस्लेशन, ये सब जो है सोशल चेंज प्लान्ड होते हैं। सोशल चेंज एंड कंसीक्वेंसेस होते हैं किसी भी सोशल चेंज के, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं। प्लान्ड चेंजेस में कई बार कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है, जैसे कि नर्मदा डैम प्रोजेक्ट में कंट्रोवर्सी देखने को मिली थी, नर्मदा बचाओ आंदोलन चला था, ठीक है। और जो चेंज लोगों का बेनिफिट लाते हैं उसको अप्रिशिएट भी किया जाता है। तो ये है आपका सोशल चेंज कंसीक्वेंसेस। सोशल मोबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। मोबिलिटी मतलब आपको पता है पोजीशन को चेंज करना एक दूसरे से दूसरी जगह तक।
सोशल मोबिलिटी किसे बोलते हैं? जब चेंज जो है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में किसी इंडिविजुअल का चेंज होता है पोजीशन, तो उसको बोलते हैं सोशल मोबिलिटी। मोबिलाइजेशन का मतलब होता है पीपल को ऑर्गेनाइज करना किसी पर्टिकुलर एक्शन के लिए। मोबिलाइजेशन, हम जब डिसएडवांटेज्ड ग्रुप के बारे में बात करते हैं तो हम लोगों को इस तरीके ऑर्गेनाइज करने का प्रयास करते हैं कि उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आ पाए। जो भी हम एक्शन लेंगे उससे उनकी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। तो सोशल इंजीनियरिंग जो है, इसी को हम लोग कह सकते हैं सोशल मोबिलाइजेशन। जब हम किसी पॉजिटिव चेंज को लाना चाहते हैं किसी में, तो उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है जो है। और स्टेट जनरली करता है सोशल मोबिलाइजेशन, या फिर कुछ एजेंसीज करती हैं, जैसे एनजीओ वगैरह करते हैं, सिविल बॉडीज़ करती हैं, या फिर लोगों के खुद के आंदोलन करते हैं। रूरल डेवलपमेंट में मोबिलाइजेशन ऑफ रूरल फोक्स का मतलब है कि जो डिसएडवांटेज्ड हैं उनको जो है स्टेट बॉडीज़ के द्वारा मुख्य धारा में लाना। मुख्य धारा का मतलब है जो भी लाभ सरकार दे रही है उसको लेने में मदद करना। उनको कुल मिलाकर जो है जो बाकी सामाजिक हिस्सा है उसके पार इकोनॉमिक कंडीशंस उसकी इम्प्रूव करना, सोशल कंडीशंस इम्प्रूव करना, ये होता है। ठीक है, रूरल इंडिया के मामले में सोशल मोबिलाइजेशन का मतलब है कि पूरी अन्य सोसाइटी जो है जिस तरीके से जिस लेवल पर है, सोशल लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर, सैनिटरी लेवल पर, जो भी अच्छी चीज़ें हैं उसको जो डिसएडवांटेज्ड सेक्शन है उसके पार बराबर मिलाना। सेल्फ हेल्प ग्रुप की अवधारणा क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप की अवधारणा जो है मोबिलाइजेशन पर ही आधारित है। सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब होता है कि लोग अपने किसी खास पर्पस के लिए, खासकर अपनी लाइफस्टाइल में एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए, अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन करने के लिए साथ आते हैं। 15-20 लोग, ये हम बात कर चुके हैं। आप कहेंगे कि जब लोग साथ आते हैं तो क्या वो एक मोबिलाइजेशन होता है? नहीं। क्रिकेट मैच देखने अगर कोई लोग जा रहे हैं, स्टेडियम जो है बिल्कुल पैक हो जाता है, तो क्या वो एक सोशल चेंज है? नहीं। वो एक साथ जो है गए हैं कोई एक्टिविटी करने और फिर सब लोग अलग अलग अपने घर चले जाएंगे। जबकि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ये एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, सभी लोग फॉलो करते हैं उसको और उनका ऑब्जेक्टिव कॉमन होता है। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप ये होता है। भारत में सेल्फ हेल्प ग्रुप की शुरुआत हम मान सकते हैं ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश जब इस्टेब्लिश किया गया था उसकी सक्सेस के बाद 1975 से भारत में सेल्फ हेल्प ग्रुप की अवधारणा यहाँ पर आई है और इसको एक्सेप्ट किया गया है। भारत में कई सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और एनजीओ के फॉर्म में काम करते रहे हैं और खासकर विमेन के एनजीओस काफ़ी पॉपुलर रहे हैं। और बेसिक जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के होते हैं: स्मॉल साइज, आइडेंटिकल इंटरेस्ट, सोशल हेरिटेज, कॉमन ऑक्यूपेशन, इंटीमेट नॉलेज ऑफ मेंबर्स, इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ, नीड्स एंड प्रॉब्लम्स, फ्लेक्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव, सिंपल डॉक्यूमेंटेशन, कलेक्टिव लीडरशिप एंड म्यूचुअल डिस्कशंस, ग्रुप सॉलिडरिटी, कलेक्टिव एक्शन एंड सेल्फ हेल्प। तो ये छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, सभी मेंबर एक दूसरे की कमियों को जानते हैं, उनकी स्ट्रेंथ को जानते हैं, उनके एस्पिरेशंस को जानते हैं। ठीक है, सभी लोग एक सिंपल डॉक्यूमेंटेशन देकर के आपस में जुड़ जाते हैं और इसमें कोई जो है ऐसी हायरार्की भी जनरली नहीं बनाई जाती है। एक ग्रुप लीडर होता है बिल्कुल, और एक पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है, सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशन होते हैं जो सभी को फॉलो करने होते हैं, कोई किसी को कमांड नहीं करता जनरली। Social empowerment means removal of all existing socially induced inequalities, disparities, prejudice, other persisting problems besides providing easy access to basic minimum services। ये होता है एम्पावरमेंट की डेफिनेशन। अब इसमें भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होता है। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कम इनकम जनरेशन एक्टिविटीज़ का अहम रोल होता है। इसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है और इस तरीके से लोगों को एम्पावर किया जाता है कि वो अपना रिसोर्स जनरेशन यानी इनकम जनरेशन खुद कर सकें और वो खुद ही फिर जो है बैकवर्ड से फॉरवर्ड में आ जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है पॉलिसीज़ के द्वारा इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड सेक्शंस को जो है कुछ ऐसी शक्ति प्रदान करना जिससे वो अपनी पॉवर्टी को से ऊपर आ सकें, पॉवर्टी से उबर सकें, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा सकें और एसेट्स जनरेट कर सकें। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मीन्स कन्फरिंग द राइट्स to decide the priorities of development best suited to individuals, group of people, and to the society and to the people themselves. Power is such an event would flow bottom to top with weaker sections having equal say in decision making. तो डिसीजन मेकिंग में जहाँ पर लोगों को स्थान दिया जाएगा वो जनरली जो है वोटिंग के थ्रू अचीव की जाता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के तहत, तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होता है। कल्चरल एम्पावरमेंट कैसे होता है? कल्चरल एम्पावरमेंट मतलब कि कॉम्प्लेक्स एरिया रिवॉल्व्स अराउंड बिलीव्स, वैल्यूज, लैंग्वेजेस, आर्ट एंड कस्टम्स विच करेक्टराइज द सोसाइटी। कल्चरल मोर्स टेक मोर टाइम टू चेंज एंड द कल्चरल लैक टेंड्स टू स्लो डाउन द एम्पावरमेंट प्रोसेस।
भारत में सोशल एम्पावरमेंट को कैसे इंश्योर किया गया है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ है भारत में, ठीक है। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 जो है स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजंस बनाने के लिए एम्पावर करता है, जिससे सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस या फिर एससीज को एम्पावर किया जा सके। फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस 16(4) में दिया हुआ है। आर्टिकल नंबर 46 में दिया हुआ है स्टेट टू प्रोटेक्ट देम फॉर एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये है। और 330 में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, आर्टिकल 335 में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन सर्विसेज। ये कुछ आपके मेजर्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है आपका सोशल एम्पावरमेंट के लिए भारत में। फिर कुछ लेजिस्लेशंस भी हैं, जैसे इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, डाउरी प्रोटेक्शन एक्ट 1961, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1981, द कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट 1987, इरेडिकेशन ऑफ फीमेल फिटिसाइड एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड थ्रू प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स यानी रेगुलेशन प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट 1994। देन उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 और प्रोहिबिशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989। वीकर सेक्शंस के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एम्पावर करने की इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी का पार्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें वीकर सेक्शंस को इकोनॉमिकली, सोशली और पॉलिटिकल तीनों ही स्फेयर से आने वाले वीकर सेक्शन को इन्वॉल्व किया जाता है। सोशल और जेंडर बैरियर्स यहाँ पर तोड़ दिए जाते हैं क्योंकि काफ़ी सारे अन्य मिक्स्ड ग्रुप से आने वाले लोग ज्वाइन करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। अलग अलग इकोनॉमिक कंसिड्रेशंस यानी अलग अलग इकोनॉमिक लेवल के भी होते हैं, आर्थिक स्थिति सबकी अलग होती है। और मेंबर ऑफ ग्रुप्स चार्ट देयर ओन कोर्स विद बिनाइन हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट, अपना रास्ता खुद तय करते हैं, गवर्नमेंट सहायता देती है, एनजीओ सहायता देते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका बूस्ट होता है और वो अपना फ्यूचर डिटरमाइन कर सकते हैं। कंसेप्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है लैटिन अमेरिका में, साउथ एशिया में 1970 के आसपास आया था। 1980 में कंक्रीट शेप इसने इंडिया में ले लिया था ट्राइसेम डबाकरा और STEP स्कीम के तहत। इस तरीके से काफ़ी जगह सफल भी रहा, जैसे कि सेवा नाम से एनजीओ मूवमेंट सफल रहा गुजरात में, मायराडा नाम से आपका कर्नाटक में और कलांजियम नाम से तमिलनाडु में। कुछ सक्सेसफुल एग्जांपल्स हैं कि कैसे एनजीओ मूवमेंट सक्सेसफुल हुई। कम्युनिकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन का इम्पॉर्टेंट रोल होता है, आपस में लिंक्ड है, इनका क्लोज एसोसिएशन होता है क्योंकि कोई भी स्कीम सरकार लाएगी उसके बारे में लोगों को पता होना ज़रूरी है। कम्युनिकेशन के माध्यम से उन तक बात पहुंचती है कि जो स्कीम आई है वो कैसे उसको अवेल कर सकते हैं, क्या लाभ होंगे और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पहले पोस्टर्स के माध्यम से, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से और कई बार पंचायत में अनाउंस करवाया जाता था कि ये स्कीम आई है, इसमें फीचर्स होंगे। फिर धीरे धीरे सोशल मीडिया का दौर चला, फिर जो है विभिन्न माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये सब चीज़ें लोगों को पता चलती हैं, SMS के माध्यम से। भारत में टेलीविज़न इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में 1959 में और ऑब्जेक्टिव था कि प्रोसेस ऑफ एजुकेशन और डेवलपमेंट रूरल एरियाज़ में। फिर जब कलर टेलीविज़न आया था 1970 में, इसका जस्टिफिकेशन ये था कि फार्मर जो है कलर में देखेंगे कि कैसे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये SITE एक्सपेरिमेंट भी प्राइमरी रूरल डेवलपमेंट से एसोसिएटेड है। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट के लिए ही शुरू की गई थी भारत में। वो ऐसा इसलिए था क्योंकि न्यूज़पेपर वाला जो सिस्टम था, जो कल्चर था, वो शहरों में तो था लेकिन लिटरेसी बहुत कम थी गाँवों में, तो न्यूज़पेपर इतने पॉपुलर नहीं थे गाँवों में। इस वजह से इस तरीके के माध्यम काफ़ी पॉपुलर हुए थे अपने कम्युनिकेशन के लिए, मतलब कि कम्युनिकेशन बैरियर जो कि लिटरेट लोग नहीं थे उन्हें भी समझाया जा सकता था टेलीविज़न में, स्पीच के माध्यम से, रिकॉर्डेड जो है सेमिनार्स के माध्यम से किसानों को समझाया जा सकता था उन्हीं की समझने वाली भाषा में कि क्या चीज़ें कैसे करना है, ठीक है। अब डेफिनेशंस पे नहीं ज़्यादा जाएंगे क्योंकि ये फिर जो आपका कम्युनिकेशन कोई ऐसा पार्ट नहीं सिलेबस का, लेकिन कम्युनिकेशन का मतलब होता है कन्वेइंग एंड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, नॉलेज एक्सेट्रा, वेदर बाय स्पीच, राइटिंग और सिंगिंग, ठीक। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने ये यहाँ पर कम्युनिकेशन की परिभाषा दी है। कम्युनिकेशन मतलब ट्रांसफ़र ऑफ थॉट्स, मैसेजेस कॉन्टेस्टेड बाय ट्रांसपोर्टेशन, द ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स एंड पर्सनस। द बेसिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन आर बाय साइंस, साइट, साउंड। कोलंबिया इंसाइक्लोपीडिया की डेफिनेशन है, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स एंड वैल्यूज बिटवीन टू और मोर ह्यूमन बींग्स शेयर्ड बाय सिंबल्स एंड साइंस। ये GS यादव ने कहा है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है, इसका मतलब है फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है 2 पर्सनस के बीच और या फिर बहुत स्मॉल नंबर्स ऑफ पर्सनस के बीच। इफेक्टिव मेथड होता है कम्युनिकेशन का, क्योंकि वर्चुअली हम फेस टू फेस अगर किसी से बात कर रहे हैं
तो हम डायरेक्टली उसका फेस देख सकते हैं, हमें तुरंत ही फीडबैक मिलता है कि उसे वो बात समझ में आ गई है या फिर नहीं। ग्रुप कम्युनिकेशन ये थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड होता है, ठीक है। ठीक है, ये स्मॉल नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट में पीपल होते हैं तो हम एक दूसरे से जुड़ते हैं उसमें। मास कम्युनिकेशन सबसे बड़ी प्रोसेस होती है, इसमें हमें टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत पड़ती है कम्युनिकेट करने के लिए, इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट करने के लिए। मान लीजिए पूरे गांव को अगर कोई बात पता देनी है, पूरे शहर को अगर पता लगना है, तो हम क्या करेंगे, या तो एक होर्डिंग लगवाएं, या तो न्यूज़पेपर में उसका विज्ञापन निकलवाएं, या तो टीवी सेट्स के माध्यम से अनाउंस किया जाए, न्यूज़ चैनल करें, या तो सोशल मीडिया के माध्यम से उसमें डाला जाए, ये सब चीज़ें। मास कम्युनिकेशन में हमको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, उसमें हम इंफॉर्मेशन एक ही समय में बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक डिसमिनेट करते हैं। इसमें रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इंटरनेट आदि का इस्तेमाल किया जाता है। टेलीफोन जो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मीडियम रहा है। पोस्टर, होर्डिंग्स, बिलबोर्ड्स, कियोस्क वगैरह ये है इंपॉर्टेंट मीडिया रहे आउटडोर पब्लिसिटी और मास कम्युनिकेशन के। मास कम्युनिकेशन जब हम लोग करते हैं तो फीडबैक मैकेनिज्म थोड़ा वीक होता है, उसमें हमको लोगों के कह सकते हैं रिएक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, हमें खाली इन्फॉर्मेशन पहुंचाने से मतलब होता है। न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, लेटर टू द एडिटर, ये फीडबैक के माध्यम हो सकते हैं। ड्रॉप इन सर्कुलेशन, लिसनरशिप और व्यूअरशिप सर्वे ये कंस्टिट्यूट करे जाते हैं, जिससे लोगों के रिएक्शन पता चल सकें। ये सब काफ़ी पहले की बातें हैं, आजकल ये सब सर्वे वगैरह नहीं होते हैं, आप जानते हैं, क्योंकि अब कम्युनिकेशन के माध्यम बहुत डाइवर्स और बहुत ज़्यादा सशक्त और बहुत फास्ट हो गए हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन आपको पता है, आप अपना मंतव्य दूसरों तक रखना चाहते हैं, आप वो सारी बातें, अपना एटीट्यूड शेयर करना चाहते हैं जो आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति जाने, जो आप उसे नहीं जानने देना चाहते हैं वो कम्युनिकेशन में शेयर नहीं करते हैं। आईटी रूरल डेवलपमेंट में क्या क्या पुराने मेथड्स रहे हैं, इसको हम लोग देखते हैं। आजकल तो बहुत इनोवेटिव नए मेथड्स आ गए हैं। पहले पीसीओस चलते थे, पब्लिक कॉल ऑफिसेस, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है कम्युनिकेशन में। भारत में वर्ष 2000 तक करीब इतने 6.5 लाख पीसीओस जो है एस्टैब्लिश हो चुके थे, एक इंपॉर्टेंट बात है। फिर अमूल मिल्क, ये मतलब ये आनंद में एक मिल्क कोऑपरेटिव है, इन्होंने स्टैब्लिश किया था एएमसी यानी ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन, अपने रिसोर्सेज से बनाया था। और इसमें ये होता था कि विलेज लेवल पर डायरेक्टली दूध वाले जो है अपना दूध इस ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन सिस्टम में मतलब अपना दूध दे देते थे और उनको पैसे भी वहीं से कैलकुलेट करके मिल जाते थे। देन इसके बाद ज्ञानदूत ये इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट आया था। ये ज्ञानदूत का मतलब एम्बेसडर ऑफ नॉलेज होता है। ये धार डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में आया था। 26 मेजर इंफॉर्मेशन सिस्टम इसमें कनेक्ट किए गए थे इंटरनेट के माध्यम से, और कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड थे सारे 26 सिस्टम, और ये साइबर कैफ़े की तरह एक्ट करते थे। 25-30 विलेज में एक होता था, और हाई स्कूल एजुकेटेड बॉय गर्ल इसको जो है मैनेज करता था अपने आप से, और लोग इसमें आकर के कुछ जानकारियाँ चाहें तो ले सकते थे। उसके बाद विलेज नॉलेज सेंटर, ये MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन चेन्नई ने सेटअप किया था। इन्फॉर्मेशन एम्पावरमेंट का एक उदाहरण था जो रूरल और ट्राइबल वुमेन के लिए शुरू किया गया था, और जो बहुत ही जो है इलिटरेट है उनके लिए शुरू किया गया था। तो इसने इनेबल किया था फार्मिंग फैमिलीज़ को नॉट ओनली टू प्रोड्यूस मोर विदाउट कॉजिंग एनी इकोलॉजिकल हार्म बट हेल्प एवरीवन इन द विलेज टू क्रिएट हंगर फ्री एरिया। तो मतलब इसमें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का मैसेज दिया गया था, और साथ ही साथ वो कैसे अपने प्रोडक्शन को बढ़ाए रख सकते हैं बिना इकोलॉजी को हार्म पहुंचाए, ये सब मैसेज कन्वे किया गया था विलेज नॉलेज सेंटर से। फिर उसके बाद सेवा मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, ये गुजरात में शुरू की गई थी सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू। इसमें वुमेन को रूरल और अर्बन एरियाज़ में ट्रेन किया गया था। हेल्थ केयर, चाइल्ड डेवलपमेंट, मार्केटिंग, फंक्शनिंग ऑफ पंचायती राज, इन सभी फील्ड में, वाटर मैनेजमेंट के फील्ड में, हाउस मैनेजमेंट में, इन सभी के लिए उनको ट्रेन किया गया था।